ठीक है जी, शुरू करें पक्का। चलिए आइए, अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो अकाउंटिंग थ्योरी मैंने सारी एक जगह पे लाके रख दिया, हर जगह की। ये स्पेसिफिक टू सीए फाउंडेशन है, इसमें आपके सीए फाउंडेशन के जितने अकाउंटिंग चैप्टर है सारे कवर कर लिए। हाँ, इसमें वैसी थ्योरी नहीं मिलेगी। अगर आप बोलेंगे क्या कि डेप्रिसिएशन के मेथड को एक्सप्लेन करो, नहीं, स्पेसिफिक थ्योरी है, प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी नहीं है। मतलब अगर आपको थ्योरी वाली मिलेगी तो सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट कवर है इसके अंदर, प्रैक्टिकल वाला तो आप भी लिख लोगे। बताओ डेफिनेशन के कितने मेथड है, बताओ कितने मेथड है जलीलो? नहीं खेलो तू, सिक्का उछाल ले जलील। अबे वो SLM, WDV, सब ऑफ ईयर डिजिट मेथड, प्रोडक्शन लाइन मेथड, 6 मेथड है यार, वो भूल गए। अब वो कवर नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, बाकी पार्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है जी पक्का। देखो अकाउंटिंग है क्या, जब टर्म अकाउंटिंग बोलते हैं तो अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, ध्यान से सुनो। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ 5 बातों को जुड़ के अकाउंटिंग बना हुआ है। कौन कौन सी 5 बातें जुड़ के बना हुआ है बताइए? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। क्या बना हुआ है जल्दी बताओ? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। इन 5 बातों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा बताओ? अकाउंटिंग। अब ये तो बात आप सब जानते हो, आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, बताओ ना। अकाउंटेंसी जो है वो 5 चीजों को जोड़ के बना गया है। जल्दी बताओ कौन कौन सी 5 बातें बोलिए? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, 5 बातें जल्दी बताओ। क्या? रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करना है पहले बताओ? क्या रिकॉर्ड करना है? रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शंस। क्या रिकॉर्ड करनी है जल्दी बताओ? जो डेली डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको रिकॉर्ड करना आपका सबसे पहला स्टेप है, यानी जर्नल एंट्री डालना। अगला काम है कॉल्ड क्लासिफाइंग। क्या काम है जल्दी बताओ? अगला व्हाट इज क्लासिफाइंग? क्लासिफाइंग का मतलब ग्रुप बनाना यानी लेजर बनाना। जर्नल के बाद अगला काम ही यही होता है। उससे अगला काम है आपका इज कॉल्ड समराइजिंग। व्हाट इज समराइजिंग? समराइजिंग का मतलब होता है टोटलिंग करना यानी ट्रायल बैलेंस बनाना। और इसी ट्रायल बैलेंस की मदद से आपका अगला काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। क्या काम है जल्दी बताओ? इंटरप्रिटेशन ऑफ यानी प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। याद है आप इसी से क्या बनाते हो? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हो, है ना जी पक्का। एंड लास्ट काम है आपका कम्युनिकेट द रिजल्ट टू यूजर। लास्ट जल्दी बताओ? कम्युनिकेट द रिजल्ट टू द यूजर को जानकारी देना। आप बताओ ये 6 काम जोड़ लीजिए, अगर सॉरी 5 काम जोड़ लीजिए, क्या बन जाएगा बताओ? अकाउंटिंग। समझो मेरी बात? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये तो लिखा हुआ है मैंने आपको पता है। इसमें से ये जो शुरू के 3 काम है ना, ये जो शुरू के 3 काम है, इन 3 काम को बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं जल्दी बताइए? तो बुक कीपिंग के अंदर 3 काम आते हैं, कौन कौन से बताओ? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ये तीनों क्या है? बुक कीपिंग है। और इसके बाद के ये जो दोनों काम है इसे बोलते हैं अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं जल्दी बताइए? और इस पूरे को क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। समझे मेरी बात? फर्क समझ में आया पक्का? तो बुक कीपिंग किसका पार्ट है बताओ, जिसमें 3 सेगमेंट कवर है? कौन कौन से बताओ? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। और इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, ये दोनों किसके काम है बताओ? और ये टोटल को जोड़ दो तो अगर आपके पास ट्रू फॉल्स में आए, क्या ट्रू फॉल्स में आए जरा मैं पूछता हूं, जवाब देना। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्या सही है? ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। समझे ना मेरी बात? फर्क समझ में आया? हाँ ना बोलो पक्का? तो ये टोटल को अगर जोड़ दो तो अकाउंटेंसी बन जाएगा। ये वाला पार्ट अकाउंटिंग, ये वाला पार्ट बुक कीपिंग। अच्छा एक और बात ट्रू फॉल्स आता है, बताना कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ट्रू और फॉल्स? हाँ, अकाउंटिंग तभी शुरू होगी जब बुक कीपिंग। आप मुझे बताओ क्या इंटरप्रिटेशन सीधा रिकॉर्डिंग के बाद कर सकते हो आपके, या पहले इंटरप्रिटेशन बाद में रिकॉर्डिंग? आप बताओ, पहले रिजल्ट निकाल लो बाद में किताबें रिकॉर्ड करो। ये तो वही बात होगी, आप घर से निकले और बोला पापा सुनो नंबर आ गए, आप पापा ने बोला कितने करा? बस आ गए, अब आप ये मान लो, और पढ़ाई शुरू नहीं करी। आप मुझे बताओ इंटरप्रिटेशन बाद में होती है ना बेटे, पहले रिकॉर्डिंग होती है चीजों की। समझ में आई कहानी? हाँ ना बोलो? तो याद रखो अकाउंटिंग के अंदर 5 बातें याद रखना। बताओ अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, जल्दी 5 वाले बताओ क्या क्या 5 बातें बताना? इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड एटलीस्ट फाइनेंशियल क्राइटेरिया एंड इंटरप्रिटेशन दी रिजल्ट। और लास्ट क्या बताओ? कम्युनिकेट दी रिजल्ट टू दी। आखिरी काम क्या बताना? अपना रिजल्ट किसको बताना है जल्दी बताओ? यूजर को। अब यूजर मतलब यूजर कौन है? यूजर कौन है? अरे बोलो ना यार ऐसे। सर जी यूजर की डेफिनेशन बेसिकली है, यूजर मतलब एक ऐसा आदमी इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस मतलब बताओ, यूजर एक ऐसा आदमी है जो कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड में इंटरेस्टेड है, जो ये जानना चाहता है आपने क्या कमाया।
अगर आप ये जानना चाहते हो कंपनी ने क्या क्या कमाया तो आप यूजर हो, समझे ना। मतलब आपका अगर इंटरेस्ट है ये जानने में कि कंपनी प्रॉफिट में है लॉस में, तो आप क्या बन जाओगे बताओ, यूजर। इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया, बताओ कौन कौन सा, इंटरनल यूजर और अच्छा आपने 11th क्लास में पढ़ा था ये क्या होता है इंटरनल, क्या होता है एक्सटर्नल, जल्दी बताओ, बताओ ना, बातें करते हैं, बताओ बताओ इंटरनल एक्सटर्नल की डेफिनेशन। हाँ सर कुछ कह रहे थे आप। जो कंपनी के अंदर होता है वो इंटरनल, जो कंपनी के बाहर होता है एक्सटर्नल। वेरी नाइस सर, है ना। सर एग्जाम्पल का पूछा मैंने, और वैसे भी गलत बता रहे हो आप एग्जाम्पल भी। जो मैनेजमेंट में होते हैं वो गलत जवाब। इंटरनल एक्सटर्नल का एक बेसिक सा डिफरेंस है। जो फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजन ले वो इंटरनल, और जो फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजन ना ले वो एक्सटर्नल। समझ मेरी बात, यहां पे अंदर बाहर नहीं है, ये है डिसीजन जो लेगा वो इंटरनल है, और जो डिसीजन नहीं लेगा वो। अब मैं पूछता जवाब देना, ओनर बताओ क्या है, इंटरनल, क्योंकि वो डिसीजन लेगा। मैनेजमेंट क्या है बताओ, इंटरनल, एमडी वगैरह, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या लेते हैं बताओ, डिसीजन। तो बताओ इंटरनल में दो ही आ सकते हैं खाली, बताओ कौन कौन सा, ओनर और, बाकी सारे डिसीजन ले नहीं सकते, बस समझ सकते हैं डिसीजन को, बताओ वो क्या आ गए, एक्सटर्नल। जैसे इंप्लॉई, अब तेरी वाली बात में देखें तो इंप्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, लेकिन वो इंटरनल नहीं है, बता क्यों, वो डिसीजन ले नहीं सकता, उसको इंप्लीमेंट कर सकता है लेकिन ले नहीं सकता ना, तो बताओ वो किसका पार्ट है, एक्सटर्नल का। वर्कर बताओ ये बाहर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, अंदर है, लेकिन बताओ ये इंटरनल का पार्ट नहीं है, पक्का। आप जैसे बोल रहे थे इन्वेस्टर, बताओ क्या वो डिसीजन लेगा, नहीं, तो वो किसका पार्ट है बता, एक्सटर्नल। तो जो भी, हाँ जी सर बोलो, मेंबर कौन, वही ओनर हो गया ना, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की बात करो ना आप। ओनर और मैनेजमेंट, बस ये दो लोग क्या है, इंटरनल, बाकी सब क्या है, एक्सटर्नल। आप डिफरेंशिएट याद रखो, जो डिसीजन ले सकता है वो इंटरनल, जो नहीं ले सकता वो एक्सटर्नल। तो यहां पे नाम सुनने में ऐसा लगता है अंदर बाहर, अंदर बाहर नहीं है भाई, ये क्लियर है, पक्का। जल्दी अब मुझे बताओ, यूजर का मतलब कौन है, जिसको जानने में ये उत्सुकता है, इंटरेस्ट है कि कंपनी ने क्या कमाया। अब हर किसी के ना इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। ओनर का इंटरेस्ट क्यों होगा, जल्दी बताओ, ओनर यूजर क्यों है, ट्रू फॉल्स में पूछता है ये, जल्दी बताओ ओनर यूजर क्यों है। अबे ऐसे मत बैठो यार, ओनर यूजर का भाषा सोचो ना, अपने आप लगाओ हिसाब। आप अगर कंपनी के मालिक हो तो आप यूजर हो, यूजर मतलब आपको इंटरेस्ट है जानने में, क्यों इंटरेस्ट है जानने में, भाई कंपनी की ग्रोथ, आपका रिटर्न, है ना। मैनेजमेंट को जानने में क्यों इंटरेस्ट है बताओ, बोलो बोलो सर। अरे शर्मा है सर, क्या लिख के आएगा वहां पे, नहीं मुझे शर्म आ गई। मैनेजमेंट को भी ग्रोथ, मैनेजमेंट का डिसीजन इंटरेस्ट पता है क्या है यहां पर, उन्होंने जो डिसीजन लिया उसका इंप्लीमेंट देखना, हाँ इफेक्ट। जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई नया डिसीजन लिया कि आज से वर्किंग आवर जो है वो 6 डेज अ वीक की जगह 5 डेज अ वीक होंगे, सैटरडे संडे छुट्टी। अब ये डिसीजन लिया उन्होंने, तो वो देखना चाहते हैं कि साल के एंड में कि इसकी वजह से क्या प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ा है नहीं पड़ा। तो डिसीजन तो वो लेंगे, लेकिन उसको चेक कैसे करेंगे, वो तो इसीलिए चेक करेंगे रिटर्न देख के, समझो मेरी बात। बाहर वालों के आ जाओ, इंप्लॉय क्यों इंटरेस्टेड है बताओ, एज एन इंप्लॉय की नजर से बताओ वो इंटरेस्टेड क्यों है। इंप्लॉय वगैरह को बोनस का मिलता है, वर्करों को बोनस मिलता है, इंप्लॉय को, इंप्लॉय पता क्यों होता है, इंप्लॉय रहता है जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर। किसके ऊपर बताओ, जॉब सिक्योरिटी या जॉब सेटिस्फेक्शन। अब मैं बताता हूं, रट्टा मत मारो, आप मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल सर नाम बताओ, गुस्से में क्यों बता रहे हैं, रितेश, रितेश फॉर एग्जांपल, रितेश मैं तेरे को ऑफर देता हूं कि तू सीए तो कर ही रहा है, साथ साथ करता रहे, मैं तुझे एक जॉब देता हूं, ठीक है, 2 लाख रुपए महीना, ठीक है, हाँ ना बोल, करेगा नहीं करेगा, बता 2 लाख रुपए महीना करेगा नहीं करेगा। अबे जॉब तो सुन ले पहले, 2 लाख रुपए महीना, लेकिन एक ऐसी कंपनी में जॉब लगवा रहा हूं जिसके कंपनी शायद चलने लगी तो 2 महीने तक, और सॉरी चलने लगी तो अनंत काल तक, नहीं चली तो 2 महीने तक, चाइनीज टाइप कंपनी है, ठीक है। दूसरी एक और जगह जॉब लगवा रहा हूं, वहां पे मिलेगी तेरे को 40,000 रुपए महीना, लेकिन रिलायंस इंडिया में लगवाऊंगा। अब बता कहां करना चाहेगा। एक जगह मिल रहा है तेरे को 2 लाख रुपए महीना, एक जगह मिल रहा है 40,000 रुपए महीना, तू फिर भी 40 वाली में करेगा, कारण जॉब सिक्योरिटी। समझो मेरी बात, कोई भी इंसान ज्यादा पैसा ऐसी जगह कमाना चाह रहा है जहां पे सर्टिनिटी नहीं है, जॉब सिक्योर नहीं है, तो कितने टाइम तक कमा लेगा, फायदा ही नहीं है। लेकिन आप ऐसी जगह कमा रहे हो जहां पे जॉब सिक्योरिटी है कि आप नहीं निकलोगे, कंपनी बंद नहीं होगी, वहां आप कम भी कमाओगे चलेगा। इसलिए तो हिंदुस्तान जैसे देश में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जल्दी अच्छी शादी हो जाती है। हाँ अरे भाई जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है, आप मुझे बताओ उसके पैसे प्राइवेट वाले से ज्यादा है या कम है, बहुत कम है भाई। प्राइवेट वाला ज्यादा कमाता है, 2-3 गुना ज्यादा कमाता है, फिर भी गवर्नमेंट जॉब वाले की जल्दी शादी होती है। कितना काला हो बीवी सुंदरी मिलती है, ऐसा क्यों? अरे हाँ, अरे मीम नहीं देखे आपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे,
अजीब सा कपल, बिल्कुल मतलब लड़की एकदम सुंदर चांद, लड़का बिल्कुल रात। अरे नहीं देखा था उसके नीचे लोग कमेंट क्या कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब जिंदाबाद। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि कारण यही है बेटे, जॉब सिक्योरिटी है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? अरे बोल कुछ नहीं, कमेंट में मैं कमेंट सेक्शन बेटे, वो जो नीचे ये लड़की चांद और लड़का रात, मैंने तो करा था। नहीं देखो, उसमें जो कमेंट लिखने वाले होते हैं उन्हें दुख हो रहा होता है कि काश सही समय पे पढ़ लिए होते, गवर्नमेंट जॉब हमारी भी लगी होती, तो ये साथ में जो खड़ा हुआ रात है उसकी जगह हम होते। बट समझ रहे ना कहानी, जॉब सिक्योरिटी। अच्छा, वर्कर के लिए बोनस, बिल्कुल सही बात। इन्वेस्टर के लिए बताओ उसका पैसा, गवर्नमेंट के लिए टैक्स, रिसर्चर के लिए इंफॉर्मेशन। तो ये सारे यूजर में आ जाते हैं। पक्का? तो रैप अप करते हैं फटाफट। अकाउंटिंग को 5 भाषाओं में बांटो, जल्दी बताओ। 5 स्टेप याद करो, कौन कौन से बताओ? पहला रिकॉर्डिंग, दूसरा, तीसरा, बस ये रुक जाओ, इन तीनों को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। इसके बाद के दो बताओ, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। ये दोनों को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। टोटल को क्या बोलते हैं? चलिए लास्ट स्टेप क्या है बताओ? एनालाइज करना या कम्युनिकेट भी करना? किसको कम्युनिकेट करना? यूजर 2 प्रकार के हो गए, इंटरनल एंड, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो इंटरनल। बताइए कौन इंटरनल है? जो डिसीजन, और जो डिसीजन नहीं ले सकता आर एक्सटर्नल। पक्का जी, क्लियर आ सकता हूं सब। और यूजर क्यों होता है? क्योंकि वो इंटरेस्टेड होता है जानने में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। आ सकता हूं समझ में? आपको पक्का? दूसरी बात जो हमें समझनी है, इस कॉल अकाउंटिंग कंसेप्ट। ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस हमारे पास। मैं आपको पहले पूरी पढ़ाता हूं, टोटल 14 है। इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने लास्ट एमटीपी उठाई हो, एमटीपी में तो नहीं आया, अगर आपने लास्ट का पेपर उठा के देखा हो तो उसमें ना 5 नंबर का क्वेश्चन आया, जिसके अंदर बोला ये 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट है, इसमें से कोई 2 एक्सप्लेन कर दो। मतलब हमारा सीए फाउंडेशन इतना एडवांस होने के बावजूद भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो ऐसा जरूर आएगा जिसमें बोलेगा राइट अ शॉर्ट नोट। सीए इंटर में कभी नहीं आता ऐसा, फाउंडेशन में अभी भी ऐसा रहता है 5 नंबर का क्वेश्चन जिसमें बोलेगा लिख दो ज्ञान। बट बेटे ये बीकॉम का एग्जाम नहीं है, ठीक है? तो यहां पे 5 नंबर के लिए ऐसे गिठ नहीं नापने, ठीक है? ये 3 नंबर का हो गया, ये 5 हो गया, ऐसे नहीं नापने। समझ आप? या गिट के हिसाब से गिट समझते हैं ना ऐसा हाथ, यहां गिट के हिसाब से नंबर नहीं है। यहां अगर आप 5 नंबर का जवाब बुलेट पॉइंट में दोगे ना तो भी नंबर मिलेंगे। समझ आप? तो यहां पर आपको वो गिट नहीं नापना, बातें बतानी, और भाषा आपको अपनी ही रखनी है, क्योंकि वहां पे वो डिफाइन वर्ड कभी नहीं बोलेगा, वो हमेशा बोलेगा राइट अ शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट मतलब आपके हिसाब से ये कंसेप्ट क्या है। जहां वर्ड डिफाइन आ जाएगा फिर आप लॉ में फंस जाओगे। यहां पे ऐसा नहीं आएगा कभी भी, आपको राइट नहीं आएगा। तो इसके ऊपर से शॉर्ट नोट आ सकता है। मैं 3 सेगमेंट बता दूंगा आपको जहां से राइट अ शॉर्ट नोट पक्का आएगा 5 नंबर का, ठीक है जी? तो 5 नंबर में ये काउंटिंग कंसेप्ट से रट्टा मत मारो, लॉजिक समझ लो सबके। पहला पढ़ के देखो क्या है, बिजनेस। अब हर कंसेप्ट की ना 2-2 पॉइंट याद रखो, 2-2 3-3 बातें समझते रहो। जैसे पहला पढ़ के देखो क्या है, बताना। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? देखो ये कंसेप्ट ना 2 बातें बोलता है, मैं बोलूंगा यार मेरे को आता है। ये कंसेप्ट ना 2 बातें बोलता है, याद रखना। कौन सी 2 बातें बताओ? पहला, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन देयर आर सेपरेट लीगल एंटिटी। बताओ, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन। सारी की सारी अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो बिजनेस के नजर से करोगे, बिजनेसमैन की नजर से। ये कौन सा कंसेप्ट बताता है? बताओ, बिजनेस। आपको पता है इसी कंसेप्ट की वजह से कैपिटल इज कंसीडर्ड एज लायबिलिटी। पक्का? कैपिटल को हम क्या मानते हैं बताओ? बैलेंस शीट में कहां दिखाते हो आप? लायबिलिटी। लगाया किसने पैसा? बिजनेसमैन। क्या वो अपना या आउटसाइडर है? उसको भी आउटसाइडर ही मानते हैं। मतलब बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग है। तो कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्लियर है जी? पक्का? भाषा आपको अपनी लिखनी है, लिख लोगे? हाँ ना बोलो? पक्का? दूसरा पढ़ के देखिए क्या है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। वर्ड पढ़ो, क्या बताना? मनी। अब ये भी 2 बातें बोलता है, सुनो। मनी मेजरमेंट क्या बोलता है? पहली बात सुनो, ये कहता है ओनली दोज ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड विच कैन बी कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी जो मनी में कन्वर्ट हो सकती है। जिसको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, चाहे वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट क्यों ना डाले, चाहे वो आपकी एफिशिएंसी पे इंपैक्ट क्यों ना डाले, चाहे वो आपके ऑपरेशन पे इंपैक्ट क्यों ना डाले, फिर भी रिकॉर्ड नहीं होगा बिकॉज वो मॉनिटरी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। समझे? पक्का? आपने इंप्लॉय को बोनस दिया, क्या इसको मॉनिटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ। आपने इंप्लॉय को सैलरी दी, कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ। क्या आपने इंप्लॉय को, अच्छा बताओ, इंप्लॉय को बोनस क्यों दिया? पहले रीजन बताओ, क्यों दिया इंप्लॉय को बोनस? आप सब मेरे इंप्लॉय हो, मैंने इसको बोनस दिया, क्यों दिया होगा बोनस? अच्छा काम करा होगा। पता है इसके 2 मकसद हैं। पहला मकसद है कि मैं इसको बोनस दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसने अच्छा काम किया। और
इसको बोनस दे रहा हूं और आप सबको बता के दे रहा हूं कि देखो इसको बोनस दे रहा हूं, तो बताओ इससे डबल बेनिफिट होगा क्या? मोटिवेशन क्रिएट होगा, आप लोग भी काम करोगे। समझे मेरी बात? दूसरा सुनो, मान लीजिए मैंने इसको कोई बोनस नहीं दिया, 1 रुपए का बोनस नहीं दिया, लेकिन एक एनुअल मीटिंग के दौरान सारे एम्प्लॉइयों के सामने बैठे हुए वहां पे स्टेज पे मैंने इसको बुलाया और सबके सामने स्टेज पे खड़े होकर बोला कि ये हमारा स्टार एम्प्लॉय है। भाई साहब ये मैं कह रहा हूं, ये है तो कंपनी है, ये नहीं है तो कंपनी नहीं है। बताओ, इतनी इज्जत कर दी वहां खड़े होकर, गले वाले मिलके इसको नीचे भेज दिया। आप बताओ 1 रुपया भी दिया मैंने? लेकिन बताओ, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो एम्प्लॉय बेनिफिट ही है। अब बताओ आप में से कितने ऐसा लगेगा यार कितना अच्छा लगता हम भी वहां खड़े होते। है तो क्या है, मोटिवेशन ही तो है एक तरह का, बट ये मॉनिटरी है नॉन मॉनिटरी है? क्या इससे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ेगा? हाँ। क्या इससे मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी? हाँ। बट क्या मैं इसको मनी में रिकॉर्ड कर सकता हूं? जो मैंने इसकी तारीफ करी कितने की, 250 रुपए की? अरे भाई क्या लग रहा है 150 की तारीफ, ऐसे बोलो ना। समझ रहे हैं मेरी बात? मोटिवेशन का इनडायरेक्ट तरीका है। आपको भी तो क्लास में मॉनिटर बनाते थे, क्या उखाड़ लिया आपने मॉनिटर बन के? नहीं बोलो ना। आपको 250 रुपए की सैलरी मिलने लगी रोज, क्या उखाड़ा आपने? नहीं, बस इज्जत। समझ आप? वहां पे आपको बस इज्जत ये मिल गई कि आप क्लास में खड़े होकर 4 लोगों का नाम बोर्ड पे लिख सकते हो, और जिसका आपने नाम बोर्ड पे लिखा उसका दिन तबाह। समझ आप? ये आपके पास पावर आ गई, और आपकी इस पावर से 2 तरीके से बेनिफिट होगा। एक, जिनको आपके जैसा बनना है, और दूसरा, जिनको आपको कूटना है। समझ? अरे हाँ, ऐसी होती है मॉनिटरशिप यार। हाँ, मैं दूसरे वालों में था। बनना बुनना नहीं है, ये बाहर मिले एक बार। मेरा मैं बोलता ही नहीं, मेरा नाम लिख देता है, मैं वही वाला था, दूसरा वाला। लेकिन समझ गए ना आप? तो बताओ, ये बातें मॉनिटरी में रिकॉर्ड नहीं होंगी, लेकिन ये बिजनेस में फर्क। तो पहली बात याद रखना, कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी? जो मनी में करना। दूसरा बोलता है मनी इज अ कॉमन डिनोमिनेटर। बोलो मेरे साथ, मनी इज अ कॉमन। व्हाट इज कॉमन डिनोमिनेटर? देखो, अकाउंटेंसी में जितनी भी ट्रांजेक्शन है सबको मनी में कन्वर्ट करते हैं। वो क्या है उसको मैटर नहीं करता। जैसे मान लीजिए मेरे पास लैंड है, तो मैं अपनी बैलेंस शीट में लैंड कितने मीटर की है वो लिखूंगा या उसकी मॉनिटरी वैल्यू लिखूंगा? कितने डेटर है वो लिखूंगा या उसकी मॉनिटरी वैल्यू? कितनी नंबर ऑफ मशीन है वो या मॉनिटरी वैल्यू? तो सबका मॉनिटरी इज अ कॉमन डिनोमिनेटर। समझना? डिनोमिनेट किस में करेंगे बताओ? मनी। पक्का 2 बातें याद रखो। क्या बताओ? सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी जो किस में कन्वर्ट हो सकती हैं, एंड मनी इज अ कॉमन। अगला आइए, इट्स कॉल्ड गोइंग कंसर्न। नाम पढ़ के देखिए क्या कह रहा है बताओ? ये तो आपने भी पढ़ा होगा। गोइंग कंसर्न क्या कहता है बताओ? बिजनेस कब तक चलेगा? हाँ, बिजनेस कब तक चलेगा? अनंत काल तक। कब तक चलेगा बताओ? तो ये भी 2 बातें बोलता है। पहली बात बोलता है कि बिजनेस की लाइफ लिमिटेड नहीं है। बोलो मेरे साथ, क्या है बिजनेस की लाइफ? लिमिटेड है, अनलिमिटेड लाइफ है। अनलिमिटेड। कितने साल चलेगा? 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने साल? अनंत काल तक चलेगा। और दूसरी बात बोलता है बिजनेसमैन की इंटेंशन बिजनेस को बंद करने की, या तो वो मेंटेन करेगा या बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। इंटेंशन तो नहीं है, लेकिन अच्छा बताओ, क्या बिजनेस बंद हो नहीं सकता? क्या हो सकता है, बट उसकी इंटेंशन नहीं है। आपको पता है इसी को बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। क्या बोलते हैं बताओ? याद रखना, एएस नंबर 1 है ये, आपके लिए भी जरूरी नहीं है, इंटर में काम आएगा, लेकिन याद रखना क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। नाम से समझा रहा? अकाउंटिंग की एजम्पशन है ये, और ये फंडामेंटल है। ये मान के चलते हैं कि ये तो है ही है। समझे ना? जब आप किताबें बना रहे हो तो ये मान के चल रहे हो बिजनेस कब तक चलेगा? अनंत काल। पक्का जी। दूसरा पढ़िए, क्या कह रहा है बता रहा? व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड? अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है बताओ? बिजनेस चलेगा तो अनंत काल तक। कब तक चलेगा बताओ? तो क्या परफॉर्मेंस या प्रॉफिट अनंत काल में जाके निकाल के आओगे? बिजनेस ने क्या अर्निंग करी है, क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, अनंत काल में पता करेंगे, रेगुलर इंटरवल में। वही बोलता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट या पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। क्या नाम है इसका बताओ? ये क्या कहता है? बिजनेस चाहे अनंत काल तक चले, प्रॉफिट कैसे निकालना? अनंत काल में या रेगुलर इंटरवल में? हर साल प्रॉफिट निकालना। समझे मेरी बात? पक्का पक्का। ये क्या कह रहा है बताओ? बिजनेस की लाइफ गोइंग कंसर्न है अनंत काल, बट प्रॉफिट तो रेगुलरली निकालो ना, वरना परफॉर्मेंस ही पता नहीं लगेगी। समझे मेरी बात? अगला पढ़ो क्या है? अगले का नाम पढ़ो क्या? इसका एक और नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। क्या नाम है जल्दी बताइए? ये कंसेप्ट बड़ा प्यारा है। ये लगता है खाली नॉन करंट एसेट्स पे। कौन सी एसेट पे बताओ? नॉन करंट मतलब जो 1 साल में खत्म हो जाएंगी या 1 साल से ज्यादा चलेंगी? पक्का ना? जैसे कि एग्जांपल, प्लांट और बिल्डिंग और फर्नीचर और प्रॉपर्टी, कंप्यूटर्स वगैरह वगैरह, मोटर कार, व्हीकल, ये सब कौन सी एसेट है बताओ? करंट या नॉन करंट? ये एसेट, ये कंसेप्ट कहता है कि अगर आपके पास कोई नॉन करंट एसेट है तो आप उसको किताबों में शो करोगे कौन सी वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। कौन सी वैल्यू पे बताओ? बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। क्या होता है बुक वैल्यू का मतलब बताओ? कॉस्ट प्राइस। बस मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करोगे। मतलब फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए मेरे पास एक लैंड है, ठीक है? अब लैंड पे डेप्थ तो लगती नहीं है। अब ये लैंड खरीदी थी मैंने 20 साल पहले, जिस पे फैक्ट्री लगाई है।
अब लैंड जो मैंने 20 साल पहले खरीदी थी 5 करोड़ की थी, अब बताओ बुक वैल्यू उसकी आज भी 5 करोड़ होगी, बताओ क्यों? इस पे डेप्थ तो लगती नहीं है। आप मुझे बताओ इसकी मार्केट वैल्यू 5 करोड़ होगी या ज्यादा होगी? मान लीजिए मार्केट वैल्यू 70 करोड़ हो गई, लेकिन किताबों में अभी भी क्या नजर आएगी? ये कंसेप्ट कहता है मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करना, चाहे मार्केट वैल्यू अपवर्ड हो चाहे मार्केट वैल्यू डाउनवर्ड क्यों ना हो। डाउनवर्ड का एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने मोटर वैन खरीदी, ठीक है, अपने बिजनेस के ट्रांसपोर्टेशन के काम के लिए। ट्रक खरीद लिया बड़ा वाला, मान लीजिए ट्रक बड़ा वाला आया 70 लाख रुपए का। अब मेरी कंपनी को लगता है कि डेप्रिसिएशन 10% एसएलएम इज इनफ। 70 लाख पे 1 साल चलाऊंगा, 10% बताओ 7 लाख डेप, मशीन की वैल्यू क्या बचेगी? आप खुद सोचो, 1 साल बाद मशीन, अगर मैं ट्रक को बाहर बेचने जाऊंगा 63 का बिकेगा या कम का बिकेगा? भाई मार्केट वैल्यू कम होती है यार। आप खुद सोचो, आप नई कार खरीद के लाए, नई बाइक खरीद के लाए, जितने की भी खरीद के लाओगे, आप गेट से बाहर निकालते ही बताओ उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है ना, वो सेकंड हैंड हो जाती है। आप मुझे बताओ डेप्रिसिएशन उतनी थोड़ी लगती है। तो आप बताओ, ये कंसेप्ट कहता है ना तो अपर वैल्यू लेने की जरूरत है ना डाउन, मार्केट वैल्यू कंसीडर नहीं करनी। किस पे शो करना है बताओ? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इज हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। आ सकता समझ में आएगा पक्का? यस सर। क्या सर? क्या रिकॉर्ड ही नहीं करते सर? ये कंसेप्ट कहता है गुडविल अगर आपने इसके पैसे खर्च करे हैं तो रिकॉर्ड करो, सेल्फ जनरेटेड है तो नहीं कर सकते। कारण बताओ क्यों? उसकी कॉस्ट ही नहीं होगी ना। आपने जो उसको सेल्फ जनरेटेड बनाने के लिए पैसा खर्च किया उसकी क्या ही कॉस्ट होगी। लेकिन हां, अगर कोई ऐसी इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल नहीं, पेटेंट जो मैं खुद बना रहा हूं, उसकी तो कॉस्ट खर्च करी होगी ना, रिसर्च में, डेवलपमेंट में, प्लानिंग में, वो सबको मान सकता हूं मैं अपनी कॉस्ट। हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है सर। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, बुक वैल्यू दिखानी है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। इस कंसेप्ट की एक बुराई भी है, बताओ क्या बुराई है? बताओ क्या बुराई है? एक बुराई है इसी कंसेप्ट की, एक लिमिटेशन है। वो नहीं बता। बिल्कुल सही बात। इस कंसेप्ट से आपकी रियल वर्थ नहीं पता लगती। क्या नहीं पता लगती बताओ? आप मुझे बताओ, बिल्डिंग वाला एग्जांपल आ, जो लैंड वाला, बताओ लैंड हमने कितने की खरीदी थी तब? 5 करोड़। आज उसकी रियल वर्थ क्या है? औकात कितनी है मेरी? 70 करोड़। किताबों में क्या नजर आ रही है? क्या रियल वर्थ मेरी 5 करोड़ है या 70 करोड़ है? बट किताबें देखकर नजर नहीं। पक्का? अब आपके मन में सवाल आएगा, सर रिवैल्यूएशन भी तो कर सकते हैं, हाँ ना बोलो? हाँ, रिवैल्यूएशन का ऑप्शन अवेलेबल है, बट रिवैल्यूएशन थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि रिवैल्यूएशन की जरूरत है तो करो, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। क्लियर है? हाँ ना बोलो? पक्का? बोलो बोलो। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। व्हाट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट? क्या कहता है बताओ? ये तो आपने नाम से भी पढ़ा हुआ है। हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? गलत, 2 इक्वल इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं बताओ? क्या एक ट्रांजैक्शन के 2 ही इफेक्ट हो सकते हैं, ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं? ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल ज्यादा हो सकते हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको, मैंने क्या नाम था? रितेश। मान लीजिए रितेश को मैंने 1 लाख रुपए देने थे। अब रितेश मेरे लिए क्या था बताना? एसेट है लायबिलिटी? लायबिलिटी, क्रेडिटर। 1 लाख में मैंने 70,000 का कैश दिया, बचे कितने? 29 का चेक काटा, और 1,000 मैंने बोला भाई छोड़ देना प्लीज, अंधी बीवी गरीब बच्चे। इसने बोला हाँ सर, पैरों हटो, पहले पैरों हटो। मैंने कहा ठीक है। अरे हाँ, ऐसे थोड़ी मिलता है डिस्काउंट। अरे मैंने बोला ये 70,000 कैश, 29 का चेक। कह रहा बाकी 1,000। मैंने कहा छोड़ देना छोड़ देना। कह रहा हाँ ठीक है, पैरों से तो हटो पहले। मैंने कहा ठीक है, अब छोड़ दिया इसने। अब मुझे बताओ, इसके पता है 4 इफेक्ट हो गए। आप बताओ लायबिलिटी कितने से कम होगी बताना? 1 लाख। कैश वाली एसेट कितने से कम होगी? 70। बैंक वाली एसेट कितने से कम होगी? और 1,000 वाली इनकम बढ़ जाएगी, डिस्काउंट रिसीव। बताओ इफेक्ट कितने हुए? बताओ 2 या 4? तो ये बोलता है इफेक्ट तो कितने भी हो सकते हैं, उन दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। मतलब एक का डेबिट इफेक्ट और एक का, जैसे यहां पे लायबिलिटी कम हो रही है, ये क्या है बताओ? डेबिट इफेक्ट 1 लाख का। और इन तीनों की चीजों को मिला लो तो इन सबका मिला के 1 लाख का क्या आ रहा है? क्रेडिट इफेक्ट। तो ड्यूअल इफेक्ट क्या बोलता है? 2 इफेक्ट होते हैं, 2 इक्वल इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगला आता है, इस बड़ा प्यारा कंसेप्ट, नाम पढ़ के देखो क्या है, जरा पढ़ो। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। पहले रिवेन्यू टर्म का मतलब समझ लेते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। क्या मतलब होता है जल्दी बताइए? यहां पर ना रिवेन्यू का मतलब खाली सेल ऑफ गुड्स है। यहां पे रिवेन्यू का मतलब क्या जल्दी बताओ? सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स का मतलब माल बेचना। सही है? हाँ ना बोलो? सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? माल बेचना। आप सुनो, आप जब गुड्स बेचते हो तो आप अपनी किताबों में रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज यानी सेल को कब रिकॉर्ड करोगे? कब मानोगे कि सेल हो गई? जब माल बेच दिया या जब पैसा आया? जब माल बेच दिया है, जब पैसा आया। अच्छा मान लो पहले एडवांस आ गया, बोलो जा, पढ़ा है वो मैंने। बोलो ना बोलो ना
बोलते नहीं हो, बोलो ना। बोलो बोलो, क्या हो गया, बोलते क्यों नहीं? सामने देखो, सामने देखो। एक हाइपोथेटिकल केस बनाता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? हाइपोथेटिकल केस, मान लीजिए साल चल रहा है हमारा 23-24। बताओ 23-24 मतलब 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। अब मान लीजिए यही रितेश मेरे पास आया, ठीक है, माल खरीदने के लिए। कौन सी तारीख को आया मैं बताता हूं आपको। ये मेरे पास आया 25 फरवरी 2024 को और मुझे ऑर्डर दे गया, ऑर्डर रिसीव फॉर 1 करोड़ रुपीज। ये मेरे पास आया और कह रहा है सर 1 करोड़ का माल चाहिए, भिजवा दोगे? मैंने बोला हाँ भिजवा दूंगा। यानी बताओ 25 तारीख को क्या रिसीव हुआ मुझे? 1 करोड़ का ऑर्डर। मैंने कहा ठीक है जी। अब मैंने इसको 28 फरवरी को फोन करके बोला, मैंने कहा यार रितेश बाबू, वो माल तो मैं बना दूंगा, 1 करोड़ का आपने ऑर्डर लिखवा दिया, थोड़ा एडवांस भिजवा देते तो अच्छा रहता। इसने बोला अरे सर कैसी बातें करते हो, ये लो एडवांस ले लो। एडवांस दे दिया इसने मेरे को 20 लाख रुपए, ठीक है जी, 20% एडवांस। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। 5 मार्च को जाके गुड्स रेडी हो गया, 5 मार्च को गुड्स रेडी। बताओ गुड्स तैयार हो गया मेरे गोडाउन में, ठीक है जी। मैंने इसको फोन करके बोला हाँ जी माल तैयार है। कह रहा है हाँ सर मैं इंडिया में नहीं हूं, मैं बाहर गया हूं, थाईलैंड ट्रिप पे आया हूं। तो अरे हाँ जा सकता है यार, अरे बिजनेस ट्रिप है यार, हद है। और किसके साथ मुझे नहीं पता, लेकिन गया हुआ है। कह रहा है सर तो मैं माल अभी नहीं उठवा रहा, आके उठवा लूंगा। मैंने कहा ठीक है सर। कह रहा आप मेरे गोडाउन तक पहुंचवा दो। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने गोडाउन इसके 25 मार्च को गुड्स सेंट, बताओ गुड्स भिजवा दिया इसके गोडाउन में, ठीक है जी, पक्का। मैंने इसको 5 अप्रैल को बिल रेस किया। 5 अप्रैल को बताओ क्या बनाया? इनवॉइस। इनवॉइस मतलब अरे बिल बनाया। और इसने मेरे को 10 अप्रैल को बैलेंस अमाउंट पेड, 10 अप्रैल को बैलेंस अमाउंट पेड। बाकी बचा हुआ पैसा दे दिया इसने। कौन सी तारीख को दे दिया जल्दी बताओ? 10 अप्रैल को। पूरी कहानी समझ में आई? जल्दी बताओ। आप मुझे बताओ सेल की एंट्री कौन सी तारीख को आएगी? 25 फरवरी जब ऑर्डर आया, 28 फरवरी जब एडवांस मिला, 5 मार्च जब गुड्स रेडी हुआ, 25 मार्च जब गुड्स सेंट हुआ, 5 अप्रैल जब बिल बना, या 10 अप्रैल जब बचा हुआ पैसा आया। बोलो बोलो। देखो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कहता है कि आप सेल को सेल तब मानना, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज तब करना जब आपकी किताबों में 3 बातें पूरी हो जाए। कितनी बातें पूरी हो जाए जल्दी बताओ? 3। सबसे पहली बात याद रखना, इज कॉल्ड सर्टिनिटी अराइजेस। जल्दी पढ़ो, क्या बोल रहे हैं जल्दी बताओ? व्हाट इज सर्टिनिटी? सर्टिनिटी का मतलब है पैसे आने का विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए जल्दी बताओ? पैसे आने का विश्वास। दूसरी बात कहता है ओनरशिप ट्रांसफर। व्हाट इज ओनरशिप ट्रांसफर? अरे बिल बन जाना चाहिए। तीसरी बात पोजेशन ट्रांसफर। तीसरी क्या बोलता है जल्दी बताओ? यानी बताओ, यानी पोजेशन ट्रांसफर मतलब डिलीवरी। आप बताओ जिस दिन ये तीनों बातें पूरी हो जाएंगी सेल मान लेना। कितनी कौन सी 3 बातें पूरी हो जाए बताओ? सर्टिनिटी, ओनरशिप और पोजेशन। अब जरा चेक करके देखो मेरे एग्जांपल में, बताना 25 फरवरी को तीनों में से कौन सी बात पूरी हो गई जल्दी बताओ? 25 फरवरी को तीनों में से कौन सी बात पूरी हो गई बताओ? क्या मैंने बिल बना दिया इस दिन? नहीं। क्या माल डिलीवर कर दिया? नहीं। क्या पैसा आया? नहीं। सिर्फ क्या आया बताओ? ऑर्डर। इस दिन एक बात पूरी हुई है, बताऊं क्या? सर्टिनिटी। सर्टिनिटी का मतलब क्या होता है बताओ? पैसे आने का विश्वास। अगर मुझे इस आदमी पे विश्वास ही नहीं होता कि ये मुझे माल के पैसे देगा, तो क्या मैं इसका ऑर्डर लेता या नहीं लेता? क्या मैं ऑर्डर लिखता या नहीं लिखता? पक्का जी। तो बताओ मुझे सर्टिनिटी है या नहीं है? है। कौन सी तारीख को सर्टिनिटी है बताओ? तो तीनों में से एक बात तो पूरी हो गई। कौन सी वाली बात बताओ? सर्टिनिटी की 25 तारीख को। उसके बाद 28 तारीख को मुझे एडवांस मिल गया। अब बताओ तीनों में से एक बात और पूरी हो गई है, बताओ क्या? सर्टिनिटी पक्की हो गई है ना? अच्छा आदमी है ये तो। आप मुझे बताना 5 मार्च को गुड्स तैयार हो गया, अभी भी क्या चल रही है बताओ? खाली सर्टिनिटी। बताना 25 तारीख को मैंने गुड्स भिजवा दिया, 2 बातें हो गई है, बताओ क्या? सर्टिनिटी और पोजेशन। 5 तारीख को बिल बना दिया, अब 3 बातें हो गई, बताओ क्या? सर्टिनिटी, ओनरशिप एंड कौन सी तारीख को सेल माना जाएगा बताओ? 5 तारीख को सेल मानी जाएगी। आ सकता समझा पक्का? रिवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है बताओ? अ रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड एंड मनी रिसीव हैज बीन सर्टिनिटली अराइजेस। मतलब पैसे आने का विश्वास होना चाहिए और ओनरशिप एंड पोजेशन। यहां क्या चला गया था बताओ? यहां क्या चला गया था? पोजेशन। यहां क्या चला गया था बताओ? ओनरशिप। आ सकता समझ में आओ पक्का? यार ऐसा पता रियल लाइफ में भी होता है।
बताऊं कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई गाड़ी पसंद आई टाटा की शोरूम में, मान लो आप टाटा के शोरूम में गए, आपको गाड़ी पसंद आई, आपने बोला जी ये वाली बढ़िया वाली टाटा सफारी कर दो, उन्होंने बोला जी टाटा या हैरियर कर दो, उन्होंने बोला ठीक है जी हैरियर और टाटा सफारी जो मर्जी ले लो, 6 महीने का वेटिंग पीरियड है। आपने बोला 6 महीने का वेटिंग मतलब कह रहे जी आज अगर ऑर्डर बुक करोगे तो 6 महीने बाद गाड़ी देंगे हम आपको, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगता है। आपने बोला ठीक है, आपने उनको 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दी और 1 लाख रुपए देने के बाद आपने बोला जी मुझे इस गाड़ी के ऊपर लोन कराना है, तो जब आप मुझे हैंड ओवर करोगे मैं लोन करा लूंगा। ठीक है जी, आपने आज एडवांस पे कर दिया और वो आपको 6 महीने बाद बुलाकर तैयार व्यार करके बुलाते हैं, फोन करते हैं जी आपकी गाड़ी रेडी हो गई है आके ले जाओ। जब आप वहां जाते हो तब आपका बिल बनता है, वहीं पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है और पोजेशन भी आपको हाथों हाथ दे देते हैं। तो बताओ सेल कब मानेंगे वो लोग? जब एडवांस मिला था तब, या जब ओनरशिप और पोजेशन गई तब? जब आप शोरूम के अंदर से निकलते हो मस्त केक वे काटने के बाद। समझ रहे मेरी बात? पक्का क्लियर है? हाँ ना बोलो। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है बताओ? सेल कब रिकॉर्ड की जाएगी? जब 3 बातें पूरी हो जाएंगी। जल्दी बताओ 3 बातें कौन सी? ओनरशिप, पोजेशन एंड सर्टिनिटी। आशा तो समझ में आएगा? हाँ ना बोलो। बोलो, बोलते नहीं हो। जी सर, उसके अंदर ये कंसेप्ट ही नहीं लगाते ना सर हम, इसी कंसेप्ट की तो वायलेशन है। उसके अंदर बताओ ना तो ओनरशिप आई ना सर्टिनिटी आई, फिर भी सेल मान लिया, यही तो कंसेप्ट नहीं लगाते। अगला आता है मैचिंग कंसेप्ट। ये थोड़ा सा प्यारा कंसेप्ट है, थोड़ा आसान कंसेप्ट भी है। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि पूरी अकाउंटेंसी में ना इनकम और एक्सपेंस की मैचिंग होनी चाहिए। किसकी मैचिंग होनी चाहिए? बताओ। इनकम और, पता है आपको मैं इस कंसेप्ट की एक रियलिटी दिखाता हूं आपको भी, पहले सुनो। आप मुझे बताओ, ये कंसेप्ट कहता है कि अगर किसी इनकम को कमाने के लिए खर्चा करा, क्या बोल रहा हूं मैं? बताओ, अगर किसी इनकम को कमाने के लिए एग्जांपल बताओ, जैसे कि आप बताओ कोई एग्जांपल। इनकम को कमाने के लिए खर्चा करा, ये खर्चा तभी हो रहा है क्योंकि इनकम होने वाली है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट, जैसे कि एग्जांपल बताओ। इन्वेस्टमेंट करना खर्चा थोड़ी होता है, वो तो एसेट एक्वायर्ड हो गया ना। हाँ, रॉ मटेरियल परचेज। बता, रॉ मटेरियल परचेज खरीदूंगा ही नहीं तो क्या माल बन पाएगा? और माल नहीं बन पाएगा तो क्या माल बिक पाएगा? तो बता, जो तुझे सेल की इनकम हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? रॉ मटेरियल खरीदने की वजह से। बताओ, ये एक्सपेंस और इनकम कनेक्टेड है ना? मैचिंग कहता है कि ये दोनों सेम पीरियड के होने चाहिए। कौन से पीरियड के होने चाहिए बताओ? समझे मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझे आप? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने इस साल खर्चा, फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसने, मान लीजिए इस साल मैंने 1 करोड़ का माल खरीदा, रॉ मटेरियल। कितने का माल खरीदा बताओ? 1 करोड़। इसमें से 80% माल बेच दिया। कितना माल बेच दिया बताओ? 80%, यानी 1 करोड़ का 80%, 80 लाख। बेचा कितने में भी वो छोड़ो, लेकिन कितने का माल बेचा बताओ? 80%, यानी 80 लाख का। 20 लाख का माल बेचा या अगले साल यूज करूंगा? आप मुझे बताना, इनकम को कमाने के लिए इस साल खर्चा कितने का हुआ? पूरा 1 करोड़ का हुआ या 80 लाख का हुआ? तो खर्चा 1 करोड़ मानना चाहिए, 80 लाख मानना चाहिए। वो 20 लाख इस साल का खर्चा हुआ है अगले साल का हुआ? क्योंकि उससे जो कमाई हुई इनकम है वो इस साल आएगी या अगले साल आएगी? तो बताओ खर्चा कितना मानूं? 1 करोड़ या 80 लाख? ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज कितनी दिखाऊं? 1 करोड़ या 80 लाख? लेकिन हम कितनी दिखाते हैं? पता है क्यों? क्योंकि हम 20 लाख को इनकम में दिखा देते हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। आप नेट करके देखो, 80 लाख ही तो हुआ। नहीं समझे? आप जो परचेज दिखाते हो कितनी दिखाते हो? 1 करोड़, क्योंकि 20 लाख कहां दिखा देते हो? बाय में। आप अगर उसको हटा के सीधा 80 लाख कर दोगे तो हो नहीं जाएगा क्या सही? कौन से कंसेप्ट की वजह से करते हैं हम ऐसा? मैचिंग। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के बाय में क्यों आता है, तो किस कारण से आता है? क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक में खर्चा है, ये खर्चा कमा के कब लाएगा? अगले साल। तो ये खर्चा भी कब का है? अगले साल। इसीलिए यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या बन जाता है? और खर्चे में आ जाता है, क्योंकि इससे इनकम आप कमाएंगे। समझे मेरी बात? हाँ ना बोलो। ओह, मैडम की शक्ल ऐसी हुई। अच्छा, जे होता है ये जे ही होता है मैडम ये। समझे मेरी बात? पक्का? तो मैचिंग, रट्टा मत मारो ना यार। क्या ये एसी चला लेंगे? है ना, थोड़ा सा चलाना सा नीचे से। क्यों हो रखी है? पता नहीं, वहां हो रही है, जो भी हो रही है मुझे नहीं पता। वो प्रियांशु बाबू कर रहे हैं हमारे। ओह सॉरी, जस्ट अ वाटर। ठंडा पानी, गर्म, वो आई चले। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है बताओ? देयर शुड बी मैचिंग। किसके बीच में मैचिंग होनी चाहिए? जल्दी बताओ, किसके बीच में मैचिंग होनी चाहिए? किसके बीच में? इनकम और एक्सपेंस के बीच में। आपके और सेक्रेटरी के कपड़ों की मैचिंग नहीं होनी चाहिए। चलिए लो, कहीं लिखा हो देयर शुड बी अ मैचिंग बिटवीन सेक्रेटरी ड्रेस एंड योर कोट। ऐसे मत लिखाना। बताओ किस में मैचिंग होनी चाहिए? इनकम और
अगर किसी इनकम को कमाने के लिए खर्चा करा है तो वो दोनों सेम पीरियड में आएंगे। अगर खर्चा इनकम इस साल की है तो खर्चा भी इनकम, अगर अगले साल की है तो खर्चा भी। क्लोजिंग स्टॉक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। आशा तो समझ में आया होगा, हाँ ना बोलो पक्का। अगला कंसेप्ट है अक्रूवल कंसेप्ट। यार ये तो पता है, आप जानते हो बड़े प्यार से। इसी देखो मैंने क्या बोला था आपको याद है, गोइंग कंसर्न के साथ मैंने बोला था ये क्या होती है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। क्या बोला था मैंने, फंडामेंटल, कि किताबों में ये तो फंडामेंटल है, ये तो मानते ही होगा गोइंग कंसर्न है ना। दूसरी ये होती है अक्रूवल। टोटल 3 होती है फंडामेंटल। कितनी होती है बताओ? 3 में से पहली कौन सी होती है? गोइंग कंसर्न। दूसरी कौन सी होती है? अक्रूवल। अब अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है? अक्रूवल कंसेप्ट कहता है ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज इनकर्ड, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टुक प्लेस। बोलो मेरे साथ, ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज इनकर्ड, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टुक प्लेस। मतलब जब सेटलमेंट हुई तब नहीं, जब वो हुई। आपने अगर किसी से काम करा लिया और आपने उसको पैसे नहीं दिए, तो क्या ये सैलरी नाम का खर्चा नहीं है? बट आप उसको पैसे तो दे नहीं रहे। अक्रूवल कहता है पैसा मैटर ही नहीं करता। ट्रांजैक्शन कब को बिलोंग करती है? इसी साल को ना, तो इसे खर्चा मान लो पक्का। आपने किसी को एडवांस में पैसा दे दिया, प्रीपेड, काम वो आके करेगा अगले साल, तो ये खर्चा इस साल का है अगले साल का है, तो इसे खर्चा मानते हैं हम? नहीं। कौन से कंसेप्ट की वजह से बताओ? अक्रूवल। एक लाइन याद रखो, अक्रूवल क्या कहता है? ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज इनकर्ड, नॉट व्हेन दी। और इसी का उल्टा कौन सा अकाउंटिंग होती है? कैश बेस। कैश बेस क्या कहता है? ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन सेटलमेंट टुक प्लेस, नॉट व्हेन इट इज इनकर्ड। जब पैसा आया गया तब रिकॉर्ड करो। क्लियर है पक्का? हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कौन सी है? कैश बेस या अक्रूवल बेस? अक्रूवल बेस। आशा तो समझ में आएगा, हाँ ना बोलो? बोलते नहीं हो। अगला है कॉल्ड वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। क्या है जरा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। वेरिफिएबल। अब ये कंसेप्ट पता है किसके लिए बनाया गया? मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। आप मुझे बताओ अकाउंटिंग करता कौन है? अकाउंटिंग करता कौन है? ओनर या अकाउंटेंट? क्या ये दोनों सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं? छोटे ऑर्गेनाइजेशन में सेम होते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब आप खुद सोचो अकाउंटिंग कौन करेगा? बताओ अकाउंटिंग कौन करेगा? ओनर खुद करेगा। तुम्हें क्या लगता है रात को ऐसे ये मुकेश अंबानी घर पहुंचता होगा, है ना? नहीं बोलो ना, ऐसे मुकेश अंबानी घर पहुंचता होगा, ऐसे हाथ में कैलकुलेटर लेके और ऐसे कान पे पेन लगा के, अबे बाहर आजा जलील, हाँ, ऐसे कान पे पेन लगा के नीता को बिठा लेता होगा। नीता ऐसे मटर छिल रही होती होगी, है ना? नीता मटर छिल रही होती होगी और साथ में ऐसे वो थोड़े से वो रख लेते होंगे, क्या बोलते हैं अपना, छोले। ठीक है, आते खाते खाते आ नीता चल अकाउंटिंग करें आज की, है ना? आप खुद सोचो ऐसे मुकेश अंबानी रात को बैठ के जर्नल एंट्री डाल रहा है, बच्चे खांचे बना रहे हैं। जनरल एंट्री मुकेश डालेगा, नीता अमाउंट बताएगी और अनंत और दूसरा वाला बेटा जो है वो लेजर पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, बेटी ट्रायल बैलेंस बनाएगी। ठीक है, अरे हाँ बाद में जो दामाद जी हैं वो ट्रेडिंग पैनल बना के देंगे। हाँ, तो आपको लगता है रात को यही होता होगा वहां पे एंटीला के अंदर? हाँ, और क्या? नीचे से जब तक दामाद जी ऊपर आ रहे हैं, ऊपर ट्रायल बैलेंस बन चुका है, इतने फ्लोर है। अरे बोलो, ऐसा थोड़ी होता है यार। अकाउंटिंग कौन कर रहा है? जल्दी बताओ, अकाउंटिंग कौन कर रहा है? ओनर या अकाउंटेंट? अकाउंटेंट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना? तो ये कंसेप्ट उसके लिए बनाया गया, ये वाला और इससे अगला वाला दोनों उसके लिए बनाया गया। उसको बोला है वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव। इसमें 2 वर्ड है, पहला बताओ क्या? वेरिफिएबल और दूसरा वेरिफिएबल का मतलब है उसे कहा जा रहा है कि जो तू रिकॉर्ड कर रहा है, और जलील सुन ले, और जलील सुन ले, जो तू चीजें रिकॉर्ड कर रहा है ना, सबका वेरिफिएबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ? अगर आप अकाउंटिंग करते दौरान बोल रहे हो कि इस साल 300 करोड़ की सेल हुई है, तो आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। 300 करोड़ का क्या होना चाहिए? बिल, इनवॉइस होने चाहिए। अगर आप बोल रहे हो, सुनो, अगर आप बोल रहे हो कि आपके पास 500 करोड़ की मशीनें हैं, तो आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। क्या होना चाहिए? 500 करोड़ की मशीनों का बिल। हर चीज क्या होनी चाहिए? वेरिफिएबल। हर चीज का क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट, प्रूफ। ये वर्ड तो आ गया वेरिफिएबल। दूसरा वर्ड क्या है? जल्दी बोलो। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है फ्री फ्रॉम बायस। बोलो मेरे साथ, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? बायस का मतलब, हाँ वेरी नाइस, बायस का मतलब होता है भेदभाव। बायस का मतलब क्या होता है बताओ? भेदभाव। अब ये कहता है अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। अकाउंटिंग में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब आप खुद सोचो, रियल लाइफ में ऐसा होता है लेकिन होना नहीं चाहिए। आप मुझे बताओ, कंपनी चला कौन रहा है? बताना, मैनेजमेंट और कुछ हद तक ओनर। बट कंपनी में पैसा किसका रखा हुआ है बताओ? इन्वेस्टर या शेयर होल्डर का, है ना जी? अब अकाउंटिंग जब आप कर रहे हो तो आप सारी इंफॉर्मेशन किस तक पहुंचा रहे हो बताओ? शेयर होल्डर तक। अगर अकाउंटेंट को पता लगे कि कोई ऐसी जानकारी है कि कंपनी में लॉस हुआ, फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ, क्या ये बात शेयर होल्डर तक नहीं पहुंचानी चाहिए?
बोलो बोलो। और शेयर होल्डर को ये सारे स्कैम, ये सारी जानकारी कैसे पता लगेगी? बुक्स ऑफ अकाउंट से। और बुक्स ऑफ अकाउंट बना कौन रहा है बताओ? अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट क्या ओनर के प्रति रहेगा और ये बातें नहीं बताएगा, या इन्वेस्टर के प्रति रहेगा और बातें बताएगा, या बायस नहीं होगा? उसे बायस नहीं, उसे अकाउंटिंग करनी है, चाहे उससे किसी का भला हो चाहे भला ना, उसे बायस नहीं होना। अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम, समझे मेरी बात? जैसे मान लो मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी के 3 डायरेक्टर हैं, 4 डायरेक्टर हम, 3 ये बैठे एक मेरा, ठीक है, चारों डायरेक्टर हम में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एमडी में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है जी, पक्का। अब हमारी कंपनी का अकाउंटेंट रितेश बाबू, ठीक है जी। अब हमारी कंपनी में एक 400 करोड़ का स्कैम हुआ है और किसी डायरेक्टर ने चोरी की है, सॉरी सर, ठीक है जी, किसी तो डायरेक्टर ने चोरी किया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, समझ गया ना आप? है कोई जलील, सॉरी सर आप, किसी डायरेक्टर ने 400 करोड़ की चोरी की है, चोरी। अब मुझे बताओ, अगर ये बात तुम लोग इन्वेस्टर तक पहुंच गई तो बताओ हाहाकार नहीं मच जाएगा? शेयर मार्केट में मेरे शेयर का दाम गिर जाएगा नहीं गिर जाएगा? कैश क्रंच आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कंपनी के बंद होने की नौबत आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अब ये बात अकाउंटेंट कह रहा है हमारे पास आके कि सर मुझे किताबों में लिखनी है। अब हम इसे क्या बोलेंगे? भाई मत लिख, क्योंकि अगर इसने किताबों में लिखी, बताओ कंपनी डूब जाएगी नहीं डूब जाएगी? तो हम इसमें प्रेशर क्या डालेंगे? नहीं लिखने का। तेरा फर्ज क्या बनता है, लिखना या नहीं लिखना? बोल। और जॉब से निकाल दे हम तो क्या? और अगर हम मिठाई का डब्बा घर भिजवा दे बच्चों के लिए, भाभीियों के लिए, तो सर भाभीियां हो सकती हैं, अगर बच्चे और भाभीियों के लिए, अरे चल बच्चे और भाभी के लिए हम मिठाई का डब्बा भिजवा दें, वो जो पिक्चरों में आता ना, खोलते अंदर नोट वाला, तब बता तब भी लिख रहा है ना, तब भी लिखना पड़ेगा। और अगर हम भाभी को उसके बारे में बता दें, अगर हम भाभी को भाभी 2 के बारे में बता दें, बड़ा पॉपुलर हुआ है आजकल फेसबुक पे, उस पे क्या बोलते हैं, एनिमल 2 का भाभी 2। हाँ जी सर, भाभी 2 के बारे में बता दे कि भैया आजकल कहीं फार्म हाउस पे रह रहे हैं। भैया फार्म हाउस पे रह रहे हैं, गाने की आवाज आ रही है, पहले भी मैं करके कुछ गाना भी आ रहा है। भैया ने गाड़ी भी मंगाई है भाभी के लिए, उसने रॉयल्स रॉयस मंगाई थी, इसने नैनो। चलो बट टाइम जो भी है बताना, तब भी कह रहा भी लिखना। देखो अच्छा आदमी कितना है, क्योंकि ये क्या मान के चल रहा है बताओ? ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। ये कह रहा है मैं बायस्ड नहीं, मैं लिखूंगा भाई, पक्का जी, क्लियर है, समझो मेरी बात? तो ये क्या कहता है बताओ? अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। फिर आता है हमारा इस कॉल्ड 4 और चीजें। पहला पढ़ो, पहली कन्वेंशन क्या? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये भी वही बात बोलती है। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है आपको रिकॉर्डिंग करते समय कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिकॉर्डिंग करनी है। बोलो मेरे साथ, क्या करनी है? देखो जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों शब्दों में। कंप्लीट का मतलब क्या? छोड़ना है, सब कुछ लिखना है। अंडरस्टैंडेबल मतलब लिखने के बाद समझ में भी आना चाहिए, है ना? आप स्कूल की मैडम से झगड़ा नहीं करके आते थे कि मैडम ये आया था राइट एसे और मेरे पापा, ठीक है, 10 नंबर का था, मैं 6 पन्ने लिख के आया, आपने 10 में से 1 क्यों दिया? आप मुझे बताओ, आप अपनी पूरी जीवन की पोथी लिखाए थे उस 10 पन्नों में, है ना? क्या कंप्लीट रिकॉर्डिंग थी? नहीं थी। कुछ बातें तो आप ऐसी भी लिखाए थे जो नहीं लिखनी थी, लेकिन कंप्लीट थी नहीं थी। लेकिन मैडम ने बोला मुझे समझ भी नहीं आया, तेरी राइटिंग ही ऐसी है कि मेरे पापा के बाद मुझे समझ में नहीं आया ये क्या लिखा हुआ है। आप बस मुझे इतना बताओ, क्या कंप्लीट है? हाँ, बट क्या अंडरस्टैंडेबल है? नहीं। ऐसी सूरत में बताओ, खाली कंप्लीट होने से चल जाएगा? ये अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए। यार सिंपल सी बात, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप उसको पूरा इलाज बताते हो कि भैया ऐसे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बुखार इतना आ रहा है। अब उसको एक कागज उठाता है, आपका नाम लिखता है, बस आपको नाम समझ में आता है, ठीक है जी, आपका नाम लिखा श्री राकेश, एज लिखी दिस, और उसके बाद बोलता है दवाई, और वो ऐसे शब्द चलाता है जो उसको और उसके केमिस्ट के अलावा किसी को समझ में नहीं आता, है ना? हाँ, मेरे को तो ये लगता है यही होता है। आप मुझे बताओ, क्या वो कंप्लीट रिकॉर्डिंग है? हाँ। क्या वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है? नहीं। क्या वो केमिस्ट के लिए है? भगवान जाने। मेरे को तो यही लगता है। हाँ भाई, मैं कह रहा हूं ज्यादातर आप वो वाली पर्ची लेके किसी और केमिस्ट के पास जाओ, 2-3 गली छोड़कर, वो केमिस्ट 2-3 मिनट लगाता है समझने में कि ये डॉक्टर साहब ने क्या ही लिखा है, ये R है, P है, J है, ये घुमाया कहां से है पेन है। ठीक है। और यही अगर आप उसी दुकान डॉक्टर के साथ वाले केमिस्ट पे जाओ, वो पर्ची की शक्ल देखते हैं, पर्ची भी नहीं देखता, वो दूर से गया चला पता है क्या है। हाँ, अच्छी। हाँ, वो ऊपर की पहली दवाई देखता है, उसके पता है डॉक्टर की हाथ के क्या लिखी होंगी बाकी। हाँ,
कारण बताओ क्या है भाई, उनके लिए आपस में अंडरस्टैंडेबल है, बाकी अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है? नहीं। पक्का? तो खाली कंप्लीट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए। पक्का जी? खाली कंप्लीट से फायदा नहीं है, समझ में भी तो आए इन्वेस्टर को। दूसरा पढ़ के देखो क्या है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। अब मेरी तो सुनो, मैंने आपको क्या बताया था, कितने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होते हैं? 3 में से कौन कौन से बताए? पहला गोइंग कंसर्न, क्या कहता है बिजनेस कब तक चलेगा? 5 साल, 7 साल, तुम्हारे ना मेरी 2.5 साल, अनंत काल तक चलेगा। दूसरा क्या बढ़ाया था बताओ? अक्रूवल, ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन पैसा आ जाए, पैसा आए, नहीं व्हेन इट इज इनकर्ड। और तीसरा होता है कंसिस्टेंसी। ये 3 होते हैं कौन कौन से फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? नाम से समझ में आ रहा है क्या रहना है आपको? बताओ क्या कंसिस्टेंट मतलब? जो हर 1 साल प्रॉफिट कमाया हर साल वही कमाओ? हर साल प्रॉफिट कमाओ? नहीं। जो पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हो वो पॉलिसी बार बार चेंज, वंस अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्टेड शुड बी अप्लाइड ईयर आफ्टर ईयर। मतलब एक बार जो पॉलिसी सिलेक्ट कर ली उसे बार बार बदलना नहीं चाहिए। बदल सकते हो, हम नहीं करते, एसएलएम को डब्ल्यूडी नहीं करते हम, लेकिन बार बार बदलना नहीं जरूरत है तो बदल लो, अगर ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन हो रही है तो। क्लियर है? पक्का? कंसिस्टेंट रहना। अगला कहता है प्रूडेंस। ये तो हमने 10,000 बार पढ़ लिया है। प्रूडेंस का एक और नाम बताओ क्या होता है? कंजर्वेटिज्म। याद रखना। प्रूडेंस क्या कहता है? फ्यूचर में होने वाली इनकम कंसिडर, फ्यूचर में होने वाले खर्चे कंसिडर। इसी कंसेप्ट की वजह से प्रूडेंस वो बनता है प्रोविजंस। क्लियर है? हाँ ना बोलिए। लास्ट कहता है मटेरियलिटी। क्या है? जल्दी पढ़ो। व्हाट इज मटेरियलिटी? इफ एनी ट्रांजेक्शन विच इज मटेरियल इन नेचर, कौन से नेचर की है बताओ? शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज। देखो जी, डिस्क्लोज तो सब करना है। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता था? कुछ छुपा देना है, सब दिखाना। मटेरियलिटी कहता है कि कुछ अगर इंपॉर्टेंट नेचर का है ना तो उसे अलग से दिखा देना, मर्ज करके मत दिखाना। जैसे मैं आपको बताता हूं, कंपनी के अंदर ना पीएनएल, जो आप लोग पीएनएल बनाते हो ना सोल प्रोप्राइटर का, वो पीएनएल कैसे होता है? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर के अंदर सारे खर्चे लिख देते हो आप, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह। कंपनी का पीएनएल ऐसे नहीं बनता। कंपनी के खर्चों के 7 कॉलम होते हैं, इसी में सारे खर्चे दिखाने। कितने कॉलम होते हैं बताओ? 7। इंटर में पढ़ोगे आप, कितने कॉलम होते हैं? 7। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। पहला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्या होता है बताओ? पहला, इसमें किसकी जानकारी होगी? रॉ मटेरियल की। परचेज ऑफ स्टॉक, बाकी पैकिंग मटेरियल खरीदना। चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तीनों समझ में आ गए? अगला होता है इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। नाम बोलो, क्या आता होगा इसके अंदर? सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सॉरी सैलरी, वेजेस, पीएफ, इंप्लॉय से पैसा। अगला होता है फाइनेंस कॉस्ट, इसमें क्या आता है? ब्याज। अगला होता है डेप्रिसिएशन, इसमें क्या आती है? और लास्ट होता है अदर एक्सपेंस। लास्ट क्या होता है बताओ? बाकी जो सारा खर्चा बच गया वो कहां चला जाएगा? जैसे मैं पूछता हूं बताओ, रेंट किस में आएगा? इलेक्ट्रिसिटी, अदर एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, सब अदर एक्सपेंस में चला जाता है। समझे मेरी बात? अब सब कुछ अगर अदर एक्सपेंस में चला जाएगा तो अगर कोई मटेरियल ट्रांजैक्शन होगी तो उसको भी आप अदर में डाल दोगे। वो कहता है अगर अदर में डाल दिया ना तो उसे सेपरेटली दिखाना नोट्स में, आप बता देना ताकि अदर एक्सपेंस में निकल ना जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं बताता हूं मटेरियलिटी का मतलब क्या है। मान लीजिए मेरी कंपनी है, इस साल की टर्नओवर है 300 करोड़, ठीक है जी, और 300 करोड़ में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कराया मैंने 1 करोड़, विच इज लेस देन 1%, ठीक है जी। 1 करोड़ का खर्चा कराया, 300 करोड़ की टर्नओवर है, ये बात मटेरियल नहीं है। अगले साल मेरी टर्नओवर है 500 करोड़, बताओ 200 करोड़ बढ़ गई ना टर्नओवर, और एडवर्टाइजमेंट में मैंने खर्चा कर दिया 480 करोड़। अब मुझे बताओ, अगर ये बात इन्वेस्टर को पता लगी तो वो मेरे बताओ जान नहीं ले लेगा मेरी कि 500 करोड़ कमाया आपने, बहुत अच्छी बात है, पिछले साल से 60% ज्यादा। लेकिन एक बात बताओ, बदतमीज आदमी 480 करोड़ दे दिए एडवर्टाइजमेंट में, वो भी। आप मुझे बताओ 480 करोड़ अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट में ही दे दिया तो लॉस में नहीं जा रहा हूं? बताओ क्या ये बात इन्वेस्टर को जानना जरूरी है या नहीं है? मटेरियल है या नहीं है? है। तो इसको अदर में डाल दो या सेपरेटली डिस्कस, यही बोलता है। आशा करता हूं समझ में आएगा। हाँ ना बोलो, क्लियर है? बोल दो पक्का। अगला पढ़िए क्या है? बेस ऑफ अकाउंटिंग में 2 बेस ऑफ अकाउंटिंग है, जल्दी बताओ। कैश बेसिस और आपको पता है एमटीपी नंबर 2 का क्वेश्चन है। एमटीपी 2 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया, डिस्टिंग्विश बिटवीन दी कैश बेस एंड अक्रूवल बेस अकाउंटिंग। खोल के देखिए एमटीपी अभी तक या नहीं? फिर ये 1 में ही था, 2 में नहीं था, मैंने गलती से 2 में था लिमिटेशन, 1 में होगा। 1 में मुझे ये याद नहीं था 1 में 2 में, लेकिन 1 में है। हाँ 2 में लिमिटेशन थी। चलो जो भी है, कैश बेस अकाउंटिंग, अक्रूवल बेस अकाउंटिंग, नाम से समझ में आ रहा है यार। अक्रूवल बेस अकाउंटिंग क्या होती है? इसमें ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज इनकर्ड, नॉट व्हेन दी सेटलमेंट टुक प्लेस। कैश बेसिस में ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड व्हेन दी कैश आर फ्लो, मतलब कैश आया
तो इनफ्लो कैश गया तो आउटफ्लो, और अक्रूवल में ऐसा नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ा फर्क बताऊं, अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग में ना नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का मैटर करता है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब अक्रूवल कहता है कि अगर मान लो आपने पैसा खर्चा और मशीन खरीद के लाए तो वो खर्चा नहीं है, वो क्या है, एसेट। बट सैलरियां पे कर रहे हो तो वो एक्सपेंस है, मतलब वो कैपिटल रिसीट को, कैपिटल पेमेंट को अलग रखता है, रेवेन्यू पेमेंट को कैश बेस कहता है। पागल हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। पैसा गया तो खर्चा, पैसा आया तो इनकम, कहानी खत्म। क्लियर है? हाँ ना बोलो, पक्का? बोलते नहीं हो। चले अगला वर्ड पढ़ो, क्या व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम ये वर्ड बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आपके दिमाग में वर्ड क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ट्रेडिंग पीएनएल, पक्का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होती है बैलेंस शीट, और तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या होता है जल्दी बताइए? ये याद रखना, ट्रू फॉल्स में पूछ लेता है। बताओ क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हाँ ना बोलो। हाँ, बीआरएस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फॉल्स। तीन ही होती है, बताओ क्या? पीएनएल, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, पक्का जी। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अच्छी क्वालिटी क्या होती है? पहली चीज, वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। मतलब एक बात बताओ, 11th में आपको स्कूल, 11th में 12th में, 11th या 12th में आपको एक स्कूल का प्रोजेक्ट मिला होगा जिसमें स्कूल की मैडम ने बोला होगा कि बेटा एक काम करो, कंपनी की एक बैलेंस शीट लो। या मिला है? नहीं मिला? मिलता है यार 12th में, कि आप एक कंपनी की बैलेंस शीट लो और कंपनी बता देती है, यूनिलीवर ले लो, रिलायंस ले लो, हिंदुस्तान ले लो, ये ले लो, और उसकी बैलेंस शीट उठा के लाओ और उससे ना ये 4 रेशो निकालो। आप में से कितने ऐसे जिन्होंने खुद निकाली थी? कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। या तो अपने टीचर से निकलवाई होगी, ठीक है, या आपने उसको पढ़ने की कोशिश करी होगी, थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज हुआ ये बकवास है, ठीक है। ऐसा तो जिंदगी में देखे भी नहीं कभी मैंने, ठीक है। इतनी सारी चीजें थोड़ी होती हैं। फिर आपने थोड़ी देर बाद रियलाइज करा होगा कि नहीं नहीं यार, एक काम करते हैं, कोई एक तो होगा समझदार स्कूल वाला, कर लेगा, टीप लेंगे, है ना। अब मुझे बताओ, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी ऐसे चाहिए कि वो अंडरस्टैंडेबल हो। अभी भी हालांकि कंपनी की बैलेंस शीट एक ऐसी होती है जिसको समझने के लिए आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। लेकिन आजकल चाह ये रहे हैं ये सब लोग कि इतनी आसान कर दो बैलेंस शीट बनाना कि लेमैन आदमी को भी समझ में आए कि क्या है। उसको बेसिक बातें पता होनी चाहिए, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। आपको उसकी बैलेंस शीट ऐसे दिखे, एक पन्ने की बैलेंस शीट होनी चाहिए ताकि वो देख के एनालाइज कर सके, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ सके। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चीजों को धीरे धीरे आसान कर रहा है। पहले के टाइम में अगर मैं आपको बताऊं, सच बताता हूं आपको, मैं 2013 में, 2013 से पहले ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता था अलग। आपने पढ़ा हो ना इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला, अगर आपने वो पढ़ा हो तो उसका एक पन्ना होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला, उसकी सारी डिटेल उसके अंदर होती है या नोट्स टू अकाउंट में होती है? पहले नहीं होता था ये, पहले सारी चीजें अंदर ही होती थी। इसका मतलब अगर आप कंपनी से बैलेंस शीट मांग लो ना, तो वो आपको बैलेंस शीट 700 पन्नों की देते थे कि जी देख लो, एसेट चल रहा है, चले ही जा रहा है, 200 पन्ने तक नॉन करंट एसेट चल रहा है। हाँ, आज भी ऐसे ही होता है, 700-800 पन्ने के तो एनेक्स्चर होते हैं, बट बैलेंस शीट तो एक पेज की होती है ना। वो सारी डिटेल कहां पे होती है? नोट्स में। वहां नोट्स नहीं होते थे, सब अंदर ही होते थे। मतलब लिटरली बता रहा हूं, 2011 के ऑडिट में गया मैं एक जगह और मैंने बैलेंस शीट मांग ली। उसने मुझे ऐसे घूर के देखा कि बैलेंस शीट चाहिए। मैंने कहा, कह रहा फिजिकल में? मैंने कहा हाँ। कह रहा ठीक है दे देते हैं। मैं 2 घंटे से इंतजार करूं, आई नहीं। मैंने बोला मैनेजर को, सर बैलेंस शीट। कह रहा सर वो तो 2 दिन बाद मिलेगी। मैंने कहा क्यों? कह रहे प्रिंट हो रही है। मैंने कहा कितने बने? कह रहा 1800। मैंने कहा रहने दे। कह रहा सर हो चुके 200। मैंने कहा वही रोक दे। और वो तो मैं आपको 2012 की जमाना वाला प्रिंट जेट प्रिंटर होता था, प्रिंट जेट देखा वैसा करके प्रिंटर, वैसे वाला 1800 पन्ने। मैं कहा अच्छा रहने दे, कहां पे बता, मैं वही देख लूंगा, ठीक है। आप मुझे बताओ, पहले इतनी दिक्कत होती थी, अब तो आजकल इनेक्शन है, और आजकल ऑनलाइन आने के बाद तो और चीजें आसान हो गई हैं। लेकिन एक लेमैन को भी समझ में अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। दूसरी बात क्या बताओ, व्हाट इज रेलेवेंस। उस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छा तब माना जाता है जब वो रेलेवेंट होती है। यार रेलेवेंट मतलब टू दी पॉइंट, इधर उधर की चीजें ना लिखी हो, आपको जो जानना है वो सबको सामने दे रखा हो। चले, तीसरी बात क्या होती है? रिलायबल। व्हाट इज रिलायबल? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो रिलायबल हो, जिसपे आप विश्वास कर सकते हो। एक कंपनी जो पिछले 4 साल से स्कैम करती आ रही है, उसकी बैलेंस शीट पे विश्वास कर लोगे? और एक कंपनी रिलायंस जो पुश्तों से चलती आ रही है, या टाटा जिसके नाम पे ही विश्वास है, आप मुझे बताओ उसकी बैलेंस शीट पे विश्वास कर लोगे? अगर टाटा ने बोला उसकी टर्नओवर 300 करोड़ से बढ़ गई है, तो क्या मान लोगे? हाँ मान लेंगे चुपचाप। वो कह रहे हैं टाटा जी कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, है ना। आप मुझे बताओ, रिलायबल मतलब डिपेंड करता है सोर्स पे, कि जानकारी जहां से आ रही है, अगर वो सोर्स जेन्युइन है तो रिलायबल है, और अगर वो सोर्स जेन्युइन नहीं है तो रिलायबल नहीं। जैसे मैं इसका बढ़िया एग्जांपल देता हूं हर बार। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मैं और दीपिका पादुकोण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में
अगर मैं आपको बोलूं कि आज ही रात शाम को मेरी डेट है दीपिका पादुकोण के साथ, वी आर ऑन अ सीक्रेट सेंटा डेट, आप बताओ, अरे अगर मैं बोलूं कि मेरा दीपिका पादुकोण के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्या मेरी बात पर रिलाई करोगे? नहीं करोगे। कारण बताओ, क्योंकि ये सोर्स जेन्युइन नहीं है। लेकिन सोचो, यही अगर दीपिका पादुकोण खुद अभी दोपहर को इंस्टाग्राम पे अपने लाइव अकाउंट से मेरे साथ ऐसे जप्पी वाली फोटो डाल दे तो, अब बोलो अरे देखो, अदर फैक्टर रिमेन सेम, डिवोर्स को 2 मिनट साइड में रखते हैं, लेकिन आप मुझे बता, दीपिका पादुकोण अगर ऐसे वाला डाल दो, नीचे लिख दे बाबू जानू वेटिंग फॉर टुनाइट पार्टी, ओ चीची लोग बस बोलो, अगर ऐसा डाल दे, ठीक है जी, अरे उस रिक्शे वाले से तो बहुत बढ़िया हूं मैं, हाँ जो भी आप बस इतना बताओ, बस वो एक्टर अच्छा है, शक्ल बहुत बेकार है उसकी, मैं जो भी था, आप बस मुझे इतना बता, अगर वो ऐसा डाल दे तो बता, अब विश्वास हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप छोड़ो, पूरी दुनिया को हो जाएगा। पिंक विला वाला तो मेरे बारे में कम से कम 4 पन्ने की रिपोर्ट छापेगा कि है कौन ये आदमी, समझे आप? और जैसे मैं यहां से नीचे उतरूंगा वो पेपराजी आ जाएंगे, है ना बिग फैन। कारण बताओ ना कि वो सोर्स है यार, मेरी बात किसी ने मानी नहीं, वो एक फोटो पे मान गए आप, क्यों? क्योंकि वहां से जो जला है वो रिलायबल सोर्स है, वो खुद कह रही है। चले जी पक्का, हाँ ना बोलो। अगला ये कंपैरेटिबिलिटी, मतलब आप कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच सही तब मानी जाती है जब आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, ऐसी मेटेरियलिटी और इन्फ्लुएंस। क्लियर है? हाँ ना बोलिए। अगला आता है इस कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड, बहुत आता है इस पे, थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है और एमसीक्यू ट्रू फॉल्स आते हैं, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स आती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? देखो, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है अमाउंट स्पेंड, पैसे को खर्च करना। क्या होता है जल्दी बताइए? पैसे को, अब देखो पैसे को कहां खर्च करते हो ये डिपेंड करता है कि वो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है या कैपिटल ट्रांजैक्शन है। पैसे को आपने कहां खर्च किया ये बहुत मैटर करता है। अब मेरी बात सुनो, अगर आपने अमाउंट स्पेंड करी और उससे एसेट जनरेट कर ली, क्या जनरेट कर ली बताओ? मैं आपको 3 डिफरेंस दे रहा हूं, ठीक है, 3 डिस्टिंग्विश। हालांकि मेरे पास बहुत सारे हैं, देखो इन नेचर के बेस पे, रेकरिंगनेस के बेस पे, ये बाद में डिस्कस करता हूं। अब 3 मेन बातें याद कर लो, 3 मेन बातें। अगर आपने पैसा खर्च किया और एसेट जनरेट कर ली, क्या जनरेट कर ली? एसेट। हो गया मैसेज चैट, देखो मैसेज कर रहा है, चार्जर अरे फोन चाहिए था, इसका फोन यहां पड़ा था तो इसने का मैसेज कर दिया सबको, मैंने कहा ठीक है, ये रहा आप ही दे दो। चाय वाई में मंगा दूं? तूने नाम क्या सेव करा मेरा? रामू काका। अब अभी भी रुक नहीं रहा, कह रहा चार्जर भी चाहिए था। मैं ही दूंगा सर। चलिए कहां था मैं? हाँ, अगर आपने पैसा खर्च किया और एसेट एक्वायर कर ली, क्या कर ली बताओ? यानी आपकी एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो क्या माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर आपने पैसा खर्च किया और एसेट में इंक्रीज नहीं है, एक्सपेंस कंसीडर हो रहा है, क्या कंसीडर हो रहा है बताओ? तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नहीं समझे? जैसे फॉर एग्जांपल आपने मशीन खरीदी पैसा खर्च करके, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? उस मशीन पे नॉर्मल रिपेयर कराई, अब बताओ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने बाइक खरीदी, ये क्या है? क्योंकि एसेट आ रही, उस बाइक में पेट्रोल डलवाया, समझ गए ना? एसेट जनरेट हो रही है तो क्या है? कैपिटल। और खर्चा कर रहे हो तो दूसरा फर्क। अगर आपके पैसे खर्च करने से लॉन्ग टर्म बेनिफिट आ रहा है 1 साल से ज्यादा, तो कौन सा वाला है? कैपिटल, एसेट से आता है। और शॉर्ट टर्म बेनिफिट आ रहा है तो रेवेन्यू। तीसरा, अगर आपके पैसे खर्च करने से आपकी अर्निंग बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी और अर्निंग बढ़ रही है, तो क्या है बताओ? कैपिटल। और अर्निंग बढ़ नहीं रही, बस मेंटेन रह रही है, तो क्या है? रेवेन्यू। तो 3 बातें याद रखना, बताओ कौन कौन सी 3 बातें? एसेट जनरेट हो तो खर्चे से, बोलो। अर्निंग लॉन्ग टर्म है तो, बेनिफिट शॉर्ट टर्म है तो रेवेन्यू। अगर अर्निंग इंक्रीज हो रही है तो, अर्निंग मेंटेन रह रही है तो, आशा करता समझ में आएगा। इसके ऊपर बहुत ट्रू फॉल्स आते हैं, बहुत ज्यादा। देखो हालांकि बड़े सारे नेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे पहला एग्जांपल पढ़ो, नेचर ऑफ बिजनेस। व्हाट इज नेचर ऑफ बिजनेस? देखो नेचर ऑफ बिजनेस भी डिसाइड करता है कि ये कौन सा एक्सपेंडिचर है। मैं बताता हूं, इसको छोड़ में ही था। देखो आप मुझे बताओ, मशीन खरीदना कौन सा एक्सपेंडिचर है? बोलो। और मेरा अगर धंधा ही मशीनों का है तो तब वो रेवेन्यू हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए वो गुड्स बन जाएगा। नहीं समझे? पक्का। बिल्डिंग खरीदना क्या है? और अगर मैं प्रॉपर्टी डीलर ही हूं तो
तो नेचर ऑफ बिजनेस भी तो मैटर करता है, क्या नेचर है। अगला आता है रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग नेचर। मुझे बताओ, जो खर्चा बार बार हो रहा है वो क्या है, रेवेन्यू, और जो एक बार हो रहा है वो कैपिटल। जैसे एसेट एक्वायर करना, क्या आप रोज जाके एसेट खरीद लेते हो, हर महीने मशीनें, फिर तो आपका धंधा ही मशीनों का होना चाहिए। बट आप सैलरियां कैसे देते हो बताओ, हर महीने, वो कौन सा हो गया बताओ, रेवेन्यू। पर्पस ऑफ एक्सपेंस बताओ, अगर आप खर्चा कर रहे हो एसेट को इंक्रीज करने के लिए या वर्किंग को खत्म करने के लिए या बेनिफिट को बढ़ाने के लिए, तो वो कौन सा वाला है, कैपिटल। अदरवाइज कौन सा है बताओ, रेवेन्यू। बकवास, आगे चलो। एग्जांपल नंबर 1 ट्रू फॉल्स पे आ जाइए, जरा पढ़ना प्लीज ध्यान से। ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ अ सेकंड हैंड मशीन परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कह रहा है जी एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी है, उस पे ओवरऑलिंग कराइए। व्हाट इज ओवरऑलिंग? अरे वो सेकंड हैंड मशीन खरीदते समय थोड़ा इंस्टॉल रिपेयर वगैरह कराना। आप बताओ सेकंड हैंड मशीन खरीदते समय अगर उस पर कुछ भी खर्चा करते हो तो वो एसेट ही बन जाता है ना, एसेट की वैल्यू में ही ऐड हो जाता है। तो बताओ क्या वो खर्चा है या एसेट है? तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना जी। तो ये क्या हुआ, फॉल्स। रीजन दे दोगे ना कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगला पढ़ना प्लीज। अगला, मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस। पता है ये एमटीपी में भी आया सेम पॉइंट। बताओ आपने पैसा स्पेंड किया ताकि वर्किंग का खर्चा कम हो सके। पता क्या, इसको ऐसे समझो, मेरे यहां पे 100 वर्कर काम करते हैं और 10 मशीनें हैं, हर मशीन पे 10-10 वर्कर काम करते हैं, ठीक है जी। मशीनें सारी मेरी सेमी ऑटोमेटिक हैं। अब मुझे लगा यार ये 200 वर्करों के वेजेस देना बड़ा लंबा काम है यार। पता करा कि एक ऐसी मशीन आ रही है जो मैं 2 मशीनें खरीद लूं तो मेरे 10 के वर्कर की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 2 वर्करों से काम हो जाएगा, ऑटोमेटिक काम हो जाएगा सारा। आप मुझे बताओ वर्कर की जरूरत ही नहीं है, बताओ वर्किंग एक्सपेंस बढ़ेगा या कम हो जाएगा? यानी मैं एसेट एक्वायर कर रहा हूं ना, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है बताओ? ये बोल रहा है रेवेन्यू। क्या बोलूं? ये बताना, लीगल फीस टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी। बताओ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लीगल फीस दी है। अरे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो ना, खरीदते समय कोई भी खर्चा करोगे तो वो एसेट की वैल्यू माना जाएगा। क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हाँ बिल्कुल। अमाउंट स्पेंट एज लॉयर फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेम दैट द फर्म फैक्ट्री साइट बिलोंग टू अ प्लेंटिव लैंड इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कह रहा है जी सुनो, हमारे पास ऑलरेडी एक जमीन है, हमारी जमीन है, कोई बंदा आ गया कह रहा है उसने क्लेम कर दिया कोर्ट में कि उसकी जमीन है, हमारे पास पेपर है, वो कह रहा है नहीं मेरी है, मेरे दादाजी की यहां पे खड़े हुए फोटो है, अरे बोल रहा होगा कुछ कोर्ट में, वो कह रहा है उसकी पुश्तैनी जमीन है, हमारे पास कागजात है। अब मुझे बताओ हमारे मारने कुटाने से तो कुछ होगा नहीं ना, कोर्ट में केस चलेगा। अब केस लड़ने मैं जाऊंगा या मेरा लॉयर जाएगा? अब लॉयर फ्री में तो जाएगा नहीं, क्या लेगा मेरे से? फीस। आप मुझे बताओ उस केस को लड़ने के लिए जो मैं पैसा खर्च कर रहा हूं वो मेरी एसेट की वैल्यू में जुड़ेगा या खर्चा माना जाएगा? तो कौन सा एक्सपेंडिचर है? वो कह रहा है कैपिटल। क्या मानू बताओ? अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट, मतलब अरे कोई खराब पार्ट है उसको बदल के नया पार्ट लगा रहा हूं, बताओ क्या होगा? रेवेन्यू। नहीं समझे? नहीं समझे? अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस एसी के विंग काम करने बंद हो जाते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होता, अब इसकी कोई मोटर है साइड में वो खराब हो गई है, अगर मैं मोटर लगवा दूंगा तो कैसे बहुत तेज हिलने लग जाएगा, बहुत ज्यादा हवा फेंकने लग जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडी हवा फेंकेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल खत्म हो जाएगा। नहीं बोलो ना, स्नो गिरने लग जाएगी सर, स्नो बोलो। अरे तो क्या है फिर ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर? कौन सा है, कैपिटल या रेवेन्यू? फॉल्स जी। लाइफ किसकी बढ़ जाएगी सर? मोटर वाली जो पार्ट है वो एसेट की पूरी लाइफ पे इंपैक्ट डालेगी। एक बात बता, अगर मान ले इसका कंप्रेसर, इसकी मेन लाइफ होती है 10 साल होती है, ठीक है, 9वें साल में तेरी मोटर खराब हुई, तूने मोटर लगवा दी, कंप्रेसर तो 10 साल बाद खराब हो ही जाएगा। 10 साल बाद मोटर क्या करेगा? ऐसे लट्टू बना के घूमेगा हाथ में। बता ना, उस मोटर से इसकी लाइफ कैसे बढ़ गई, मुझे से इतना बता भाई। सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है क्या होता है, घर में पंखे होते हैं ना, पंखों के अंदर एक कंडेंसर लगता है व्हाइट कलर का जो स्पार्क प्रोवाइड करता है। मान लीजिए पंखे की एक लाइफ होती है, हमारे हिंदुस्तान में नहीं होती, हम चलाते रहते हैं, दादा वाला भी चल रहा है, जब तक वो खुद जमीन पे नहीं गिर जाता आपके आसपास वार्निंग के लिए कि सुन ढप्पा, अब मैं बोल रहा हूं, जब तक हाँ जब तक आपके बगल में खुद आपके पैर ऊपर नहीं गिरता पंखा, कभी मैं बता रहा हूं पहली बार नहीं गिरता। ये पंखों का नियम है मैडम, छत से अगर पंखा गिरेगा तो पहली बार कभी किसी के सर पे नहीं गिरेगा, पहली बार सीधा बगल में बिल्कुल पैर के पास आके गिरेगा, डप्पा, ठीक है। अगर आप ध्यान से सुनो तो अंदर आवाज भी आ रही होती है कि सुन देख ले, ये वार्निंग होती है कि इसको दोबारा नहीं टांगना है, अब नया लेना है। लेकिन हम नहीं करते, मम्मी लाती है गीला कपड़ा, हम करते हैं साफ, ठीक है, फिर नया पेच लगा के टांग देते हैं, अगली बार तो है फिर किसी ना किसी के सर पे ही जाता है। हाँ तो ये बेटे प्रकृति का नियम है, चेक करके देख लो, हाँ गूगल पे चेक करो, पंखे से गिरने की मौत
चेक करो, उनके बारे में डिटेल पढ़ो, दूसरी बार गिरा होगा वो जरूर, पहली बार नहीं किसी के सर पे गिरता, पक्का जी। अब मुझे बताओ, उस कंडेंसर के अंदर भी लाइफ होती है ना, पंखे की लाइफ होती है। मान लीजिए पंखा बिल्कुल खराब कंडीशन में था, आपने नया कंडेंसर लगा दिया, तो कंडेंसर लगाने से पंखा दम लंबे समय तक चलेगा? अबे कंडेंसर स्पार्क देता है, तेज थोड़ी चलाता है। नहीं चलेगा भाई। चले चले, यस सर। हाँ, तब भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हाँ, है तो खर्चा ही ना, उससे एसेट की वैल्यू थोड़ी बढ़ रही है। नहीं, आगे चलिए। एक्सपेंस इनकर्ड फॉर रिपेयर एंड व्हाइट वॉश ऑफ द फर्स्ट टाइम परचेज ऑफ द बिल्डिंग। बताओ, पहली बार कोई बिल्डिंग खरीदी, उस पर व्हाइट वॉश कराया, ये कैपिटल है। और अगर ये पुरानी बिल्डिंग होती तो फिर रिवेन्यू हो जाता। अभी कह रहा है रिवेन्यू यानी फॉल्स। एक्सपेंस इन कनेक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग अ सिनेमा। आपको पता है सिनेमा खोलने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है, ऐसे थोड़ी होता है आप कहीं पे भी जाके सिनेमा खोल लो कि चलो पिक्चर पायरेटेड चलाऊंगा। लाइसेंस लेना पड़ता है यार। लाइसेंस लिया आपने और आपने 2-3 साल तो चलवाया सिनेमा हॉल, आपको लगा यार मजा नहीं आ रहा, मैं अच्छा लग रहा, किसी और को बेच देता हूं, तो आप सिनेमा हॉल बेचोगे या लाइसेंस बेचोगे? तो लाइसेंस इज इटसेल्फ एन एसेट ना। लाइसेंस कौन सी एसेट है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेंजिबल एसेट। क्या ये एसेट है या नहीं है? तो कौन सा एक्सपेंडिचर है बताओ? कैपिटल। ट्रू। अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन और ऐसे समझा देता हूं। मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग या मॉल बनवा रहे हो और मॉल बनवाते दौरान आपको एक छोटी सी हट बनानी पड़ रही है जिसमें सामान रखा जाएगा या वर्कर रहेंगे, और जब मॉल तैयार हो जाएगा तो इस हट को तोड़ देंगे। आप मुझे बताओ, हट को बनाना और तोड़ने का खर्चा मॉल की वैल्यू में जोड़ा जाएगा? हाँ या नहीं? सर डिपेंड करता है ये हट उसके लिए जरूरी है या नहीं। अगर ये हट नेसेसरी है फॉर कंस्ट्रक्शन तो इसके अंदर जुड़ेगा, और अगर हट नेसेसरी नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। और बना रहे हो तो नेसेसरी होगी ना, यहां भी पढ़ के देखो। अगर टेम्परेरी हट बना रहे हो विच इज नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस एंड वर डिमोलिश व्हेन द सिनेमा हाउस वाज रेडी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बताइए ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? हाँ ना बोलो, बोलते नहीं हो। अगला वाला अपने आप सोचो। पहला, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस इज कौन सा एक्सपेंडिचर? 10,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू अ न्यू साइट। बताना, एक जगह से दूसरी जगह सामान जा रहा है ट्रक में, बोलो, गुड्स के ऊपर करा खर्चा, सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अबे तो क्या हो गया, है तो खर्चा ही। रिंग एंड पिस्टन ऑफ इंजन वर्क चेंज एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000 टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बताओ, अर्निंग बढ़ जाएगी ना? बोलो। मान लीजिए आपने अपनी स्प्लेंडर के अंदर 110 सीसी का इंजन निकाल के, ठीक है, उसके अंदर पल्सर वाला 550 सीसी इंजन लगा दिया। आता नहीं है? 500 सीसी इंजन नहीं आता? आता तो किसी में तो आता है, बुलेट में तो आता है। 650 आता है, तो आपने 650 वाला इंजन लगा दिया कि आपने बोला सुनो स्प्लेंडर को घोड़ा बना देंगे, बेटर एफिशिएंसी, तेज चलेगी। कभी नॉर्मल देखो, एक टाइम पे स्प्लेंडर अच्छी इज्जत वाली बाइक हुआ करती थी, आप लोगों ने उसकी बहुत बेइज्जती देखी है क्योंकि आपने उसके ऊपर सिर्फ फूड डिलीवरी देखी है अभी तक, है ना, या फिर उसके अंदर देखिए चलते हुए राइडर्स के पास, रैपिडो वगैरह में। पता है आपको, एक जमाना था जब स्प्लेंडर की बहुत इज्जत होती थी, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको, बहुत ये मैं आपको अपना वाला जमाना बता रहा हूँ, 2003 की बात है ये, 10th-12th की। उस समय स्प्लेंडर होना बहुत बड़ी बात होती थी और बहुत क्लासी बाइक होती थी स्प्लेंडर। हाँ, मतलब आप स्प्लेंडर अगर चला रहे हैं तो मतलब आप डेट कर सकते हैं लड़की। अरे हाँ, क्योंकि आधी दुनिया साइकिल चलाती थी ना, आप तो वैसे ही ऊपर हो गए। हाँ एक्चुअल में। और आज के समय आप स्प्लेंडर चलाइए, आप ऐसे करिए, 3 दिन बुलेट चलाइए, फिर एक दिन ऐसे बुलेट छोड़ के एक दिन स्प्लेंडर चलाइए, आपको लगेगा आप ऐसे चला रहे हो, नीचे से चली जाएगी वो, आप ऊपर ही रह जाओगे। हाँ, वो इतनी बेकार हो चुकी है स्प्लेंडर। अब आप बताओ, उसके अंदर आपने इंजन अलग लगा दिया कि भाई साहब इंजन लगाएंगे 650 सीसी का, तेज भागेगी, तो आप मतलब एफिशिएंसी बढ़ाना चाह रहे हो, कौन सा एक्सपेंडिचर है बताओ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑल तो होगा अलग, खाली इंजन ही रह जाएगा, बॉडी चली जाएगी उसकी, बट जो भी है। हाँ, अरे इतना नहीं झेल पाएगी वो। मनी पेड फॉर मेड टू दी MTNL 8,000 फॉर इंस्टॉलिंग अ टेलीफोन इन ऑफिस। बताओ, टेलीफोन इंस्टॉल कराने के लिए पैसा खर्च किया, जल्दी बताओ क्या होगा? सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बताओ क्यों? यार मोबाइल फोन एसेट है, उसका बिल रेवेन्यू है, मोबाइल फोन तो एसेट है ना। आगे बढ़ना। फैक्ट्री की शेड बनवा रहे हैं 1 लाख की, एंड द 5,000 है स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट फॉर स्टोरिंग द बिल्डिंग मटेरियल। अब बताओ, आप इसका जवाब ऐसे देना कि इफ इट इज नेसेसरी देन इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर ये नेसेसरी नहीं है तो अभी हम लिख रहे हैं कैपिटल, लेकिन ये दोनों हो सकते हैं। सही बोल रहा हूं? हाँ ना बोलो।
सर ये आपका रीजन पूछा ना उसने, ये तो बताया नहीं है, ट्रू और फॉल्स लिखो। आपसे ये पूछा बताओ ये वेदर कैपिटल है रेवेन्यू, तो आप इसका जवाब क्या दोगे? दोनों। आप बोलोगे अगर ये हट नेसेसरी है तो कैपिटल है, अदरवाइज रेवेन्यू। पढ़ो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 25,000 फॉर इंजन ऑफ अ मोटर कार टू गेटर दी बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। हाँ। इनॉग्रेशन एक्सपेंस 25 लाख, इनॉग्रेशन होता है वो ओपनिंग, हाँ ओपनिंग सेरेमनी, उसको क्या बोलते हैं लोग, उद्घाटन। हाँ बताओ आपने उद्घाटन कराया नई मशीनरी यूनिट का, उसको एसेट की वैल्यू में जोड़ दोगे? बोलो बोलो। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंपनसेशन पे किया वर्कर को फॉर ऑब्टेनिंग अ वॉलंटरी रिटायरमेंट। बताओ एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, आप उसको जाते समय कह रहे हो मेरे बाबू कैसे जिएगा तू, ये ले पैसे ले जा। आप मुझे बताओ उससे आपकी एसेट बढ़ जाएगी? तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। हाँ आप चाहो तो इसको धीरे धीरे पीएनएल में डाल सकते हो डेफर्ड रेवेन्यू करके, बट रहेगा तो रेवेन्यू ही। हाँ ना बोलो, आ गया। 10,000 स्पेंट एज ट्रैवलिंग, अच्छा पॉइंट ध्यान से सुनो, कह रहे जी 10,000 स्पेंड करे एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ डायरेक्टर, किसके लिए बताना? टू ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ अ कैपिटल एसेट। कह रहे जी सुनो, आपने कोई मशीन खरीदनी थी, जैसे मान लो मेरा एग्जांपल, मैं और मेरी सेक्रेटरी रीटा, अरे सुन लो बेटे, मैं और मेरी सेक्रेटरी रीटा एक मशीन खरीदने के लिए सिंगापुर गए, मशीन खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए सिंगापुर गए, ठीक है जी। सिंगापुर से मशीन खरीदने के बाद ध्यान से सुनना, हम वापस यहां आ गए। अब बताओ सोल पर्पस क्या था वहां पे? घूमी घूमी करने का, हाँ है मशीन खरीदने का। आप मुझे बताओ ये जो हमारे आने जाने का जो खर्चा हुआ, वहां पे खाने का जो खर्चा हुआ, ये सारा खर्चा एसेट के लिए हुआ ना, तो एसेट की वैल्यू में जोड़ देना इसको। कौन सा एक्सपेंडिचर बन जाएगा बताओ? अच्छा ऐसे समझो, मान लीजिए हमारा खर्चा हुआ रोज का 1 लाख रुपए, ठीक है, मान लो, अबे रहना वहना रोज का 1 लाख रुपए। अब 4 दिन लगने थे लाने के लिए सब कुछ, तो 4 दिन लगे हमारे, पैक हो गई मशीन, भिजवा दिया हमने पोर्टर से, ठीक है, ऑनलाइन उससे क्या बोलते हैं अपना पोर्ट से, और वहां से जैसे हम जाने लगे तो उसने बोला रीटा ने कि सर फ्लाइट 2 दिन बाद की है, तो सर घूम ही लेते हैं। मैंने नहीं बोला, उस पगली ने बोला, समझ रहे आप? मैंने कहा ठीक है, तू कह रही है तो मैं घूम रहा हूं, देखा ऐसे। अब बताओ 2 दिन पर्सनल घूमे, सिर्फ घूमे, आप बस इतना बताइए, वो 2 दिन का खर्चा क्या माना जाएगा फिर? वो कैपिटलाइज नहीं हुआ। क्लियर है जी? आगे बढ़ो। अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, डेटर से पैसा मिलना, पहले मुझे बताओ डेटर से पैसा मिलना इनकम है या एक्सपेंस? इनकम है, तो ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रिसीट है। कौन सी रिसीट है ये? कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट? रेवेन्यू है ना, रेकरिंग नेचर के बाद आएगा, ये रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट कौन सी होती है? जो बार बार आती है, वन टाइम आती है। आगे बढ़ो। अमाउंट स्पेंड फॉर डिमोलिशिंग अ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग, बताओ बिल्डिंग तोड़ के नई बिल्डिंग बनाने है, तो तोड़ने की वैल्यू भी तो जुड़ेगी। कौन सा एक्सपेंडिचर? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑफ अ मशीनरी डैमेज बाय फायर, बताओ क्लेम मिला है, पहली बात तो ये रिसीट है, ये बार बार मिलेगा, तो ये कौन सी रिसीट है बताओ? कैपिटल रिसीट। आशा रखता हूं समझ में आएगा, हाँ ना बोलिए, बोलते नहीं हो। चलो, आर दी फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर, क्या इनमें से कैपिटल नेचर के हैं? एबीसी कंपनी रन अ रेस्टोरेंट टू रेनोवेट सम ऑफ द ओल्ड कैबिन, बिकॉज ऑफ दिस रेनोवेशन सम स्पेस वर मेड फ्री एंड नंबर ऑफ कैबिन वाज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 13, टोटल एक्सपेंडिचर 20,000। कह रहा जी रेस्टोरेंट चलाते हैं, इन्होंने रेनोवेशन कराई, अब इनका जो रेस्टोरेंट है ना वो कैबिन वाला रेस्टोरेंट है, होते हैं कुछ, अरे हाँ कैबिन वाला होते हैं भाई, मुझे क्या पता, मैं नहीं क्या कभी इसमें, लेकिन होते हैं ऐसे, ठीक है, कैबिन वाले, ठीक है। अब इन्होंने रेनोवेशन कराई, 10 की जगह 13 कैबिन हो गए, बताओ 13 कैबिन हो गए तो ज्यादा कस्टमर आएंगे, ज्यादा कस्टमर आएंगे तो ज्यादा माल बिकेगा, ज्यादा माल बिकेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी होगी। आप मुझे बताओ किस वैल्यू को क्या करना चाहिए? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आशा तो समझ में आएगा, हाँ ना बोलिए। तो नॉर्मल रिपेयर होती तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ। मेजर दिल्ली फाइनेंसिंग सोल्ड सर्टेन गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, 5 कस्टमर डिड नॉट पे द इंस्टॉलमेंट, टू रिकवर सच आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट द फर्म स्पेंड 10,000 ऑन लीगल एक्सपेंस। जल्दी बताओ, कह रहा बैड डेट को रिकवर कराने के लिए पैसा खर्च किया है, इससे कौन सी एसेट जनरेट हो रही है? कौन सा एक्सपेंडिचर है बताओ? आगे बढ़ो। बलाल एंड कंपनी ने परचेज करी मशीन अहमदाबाद से, उसने 40,000 खर्च करे ट्रांसपोर्टेशन के, बताओ क्या ये एसेट की वैल्यू में जुड़ेंगे? हाँ, कौन सा एक्सपेंडिचर? समझ गए ना? ऐसे बहुत सारे मेरे पास यार, कितने क्वेश्चन करते रहोगे, थक जाओगे। ठीक है जी, एक काम करो, आप 8th और 9th का जवाब दो, चलो अच्छा बस लास्ट 8 9 बीच के 1 2 तुम खुद कर लेना, ठीक है।
पहले का एक्सपेंस इनकर्ड टू कीप द मशीन इन वर्किंग कंडीशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। रजिस्ट्रेशन फीस पेड एट द टाइम ऑफ परचेज बिल्डिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहला आरई, दूसरा सीई। एक्सपेंस इनकर्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंड फॉर रिन्यूअल ऑफ पेटेंट राइट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। पेटेंट रिन्यू कराओगे कैपिटल हो जाएगा। नहीं सर, रेकरिंग हो गया लेकिन एसेट जनरेट होगी ना। नहीं सर, पेटेंट को आप इंटेंजिबल एसेट मानते हो ना, आप रिन्यू कराओगे तभी तो आपकी किताबों में इंटेंजिबल एसेट आएगी। हाँ रेकरिंग होगा लेकिन हाँ बिल्कुल सही। हाँ सर, लेकिन रिपेयर कराने से मशीन चलेगी ऐसा जरूरी नहीं है ना, बिना रिपेयर कराए भी चल जाएगी। बात समझना। हाँ सर, मशीन फिर भी मशीन की कंडीशन में रहेगी ना। पेटेंट का मैं पैसा नहीं दूंगा, पेटेंट रहेगा या खत्म हो जाएगा, ये फर्क है ना सर। एसेट की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, वो नहीं देख रहे हो आप। आ गया कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑन द सेकंड हैंड मशीन कार परचेज, ये बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कैपिटल। एन एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक इन अ फैक्ट्री एरिया इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रैक आपकी एसेट है। अमाउंट स्पेंट ऑन पेंटिंग द फैक्ट्री इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर अ बिल्डिंग ऑफ अ न्यू, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग मानी जाएगी, वेजेस नहीं माना जाएगा। अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक एट अ न्यू साइट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिंग एंड पिस्टन फॉर गेट अप फ्यूल एफिशिएंसी इज अ कैपिटल। घुमा फिरा के सेम बार बार आएंगे। क्लियर है जी? हाँ ना बोलिए, बात नहीं। हाँ सर, हाँ जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मुझे बताता हूं, सुनो। वो क्वेश्चन ऐसा था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आपको अपने सिनेमा हॉल में 2 एग्जिट के अलावा 2 एग्जिट और बनाने पड़ेंगे। आप मुझे बताओ क्यों ऐसा करना पड़ेगा? गवर्नमेंट चाहती है कि कभी भगदड़ हो जाए या आग लग जाए या कुछ हो जाए तो बाहर निकलने के रास्ते ज्यादा हो जाएं। क्योंकि कई लोग पिक्चर देखते दौरान कई बार बहक जाते हैं। सलमान खान की कुछ पिक्चर आती है तो अंदर ही पटाखे जला देते हैं, ऐसा देखा होगा आपने, है ना। अभी रिसेंटली हुआ है। आई एम नॉट मतलब मैंने सलमान खान बोला, नहीं मैंने नहीं बोला सलमान खान, किसी एक्टर की पिक्चर आई तो उसके गवार, यार एडिट हो जाएगा यार, उसके गवार जो सपोर्टर्स ने अंदर ही पटाखे जला दिए। उनको समझ में नहीं आया कि पटाखे हवा में जलाए जाते हैं, उन्होंने अंदर ही जला दिए, अनार तक जला दिए भाई। स्काई शॉट जला दिए अंदर उन्होंने। हाँ, वहां स्काई नहीं है, वहां शॉट जल रहे हैं, ठीक है जी। वो एक्साइट हो रहे हैं। अब मुझे बताओ, ऐसी सूरत में अगर वहां आग लग जाती तो बाहर निकलने के लिए एग्जिट तो ज्यादा होने चाहिए थे। वैसे इन लोगों को तो जली जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी देखो मेंटल स्टेट के हिसाब से तो उनका जलना बनता है, लेकिन ह्यूमैनिटी के हिसाब से तो उनका भी बचना चाहिए। तो एग्जिट के रास्ते ज्यादा होने चाहिए। अगर आपने 2 की जगह 4 दरवाजे बना लिए, क्या एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी ना। अब बताओ, यहाँ पे एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक मैं यहाँ सामने बना दूं सीढ़ियों के नीचे, सामने यहीं से बाहर निकल जाओ सीधा। जो बच्चा होमवर्क ना करे यहीं से सीधा बाहर जिसने गलत जवाब दिया दूसरे का दरवाजा सीधा खिड़की में। आप मुझे बताओ, इससे क्या मेरी इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? सीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी? नहीं। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। ठीक है सर। कंटीजेंट एसेट एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, दोनों में फर्क समझ लीजिए। कंटीजेंट एसेट का मतलब कोई ऐसा इवेंट जो आपका फ्यूचर में इनकम या एसेट जनरेट करेगा, उसे क्या माना जाएगा? बताओ, कंटीजेंट एसेट। एज पर कंजर्वेटिज्म इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सेकंड इज कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी, कोई ऐसे पास्ट इवेंट जिनकी वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई है, आपको पैसा चुकाना पड़ेगा, इज कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी। उस अमाउंट इज अनसर्टेन, मतलब जिसका पैसा पता नहीं है कितना होगा, बट इवेंट कंफर्म हो जाएगा फ्यूचर, इज कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी। अब समझो, कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब क्या है कि कुछ ऐसे पास्ट इवेंट है जिसकी वजह से ऑब्लिगेशन आ सकती है, बट उसका आना ना आना किसी चीज पे डिपेंड करता है, तो वो क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटी। बट जिसका आना कंफर्म है वो प्रोविजन है। समझे नहीं समझे? अमाउंट तो दोनों की सर्टेन नहीं है, इसकी भी अमाउंट सर्टेन नहीं है, इसकी भी अमाउंट सर्टेन नहीं है, इसका होना ना होना भी सर्टेन नहीं है। इसका होना, अगर किसी चीज का होना सर्टेन है तो प्रोविजन बना, और होना भी सर्टेन नहीं है तो कंटीजेंट लायबिलिटी। आ सकता समझ में आओ? हाँ ना बोलो, बोलो बोलो, पक्का नहीं समझे? जैसे मेरा बेटा ऑलरेडी 3.5 साल का है, ठीक है, अब मैंने उसका एडमिशन कराना है बड़े स्कूल में, ठीक है। अगर बड़े स्कूल में एडमिशन, अभी तो वो एलकेजी यूकेजी किंडरगार्टन में, अगर बड़े स्कूल में कराऊं एडमिशन फीस लगेगी ना, ठीक है। अगर मैं एस्टीमेट लगाना चाहूं तो मैं बड़े बड़े जो 4-5 स्कूल चाहता हूं उनका ऑनलाइन सर्च कर लेता हूं और क्या होगा ये पता कर लेता हूं। बताना, इवेंट पहले से सर्टेन है ना कि होगा खर्चा,
और जितना खर्चा होगा उसका एस्टीमेट भी मैं थोड़ा बहुत लगा सकता हूं, तो प्रोविजन बनेगा इसका। तो बच्चे की स्कूल की एडमिशन फीस का मैं क्या बना सकता हूं, प्रोविजन। लेकिन मैं सोच रहा हूं एक और बच्चा कर लेता हूं। अरे सोच रहा हूं यार, अभी थोड़ी करना है, सोच रहा हूं खाली। आप मुझे बताओ उसकी एडमिशन फीस का पहले से प्रोविजन बना सकता हूं क्या? क्योंकि उसका होना अभी सर्टेन हो भी सकता है और दो भी हो सकता, समझ है ना मेरी बात? उस चीज का होना अभी सर्टेन नहीं है, तो वो क्या है बताना, कंटीजेंट लायबिलिटी। समझे ना? तुम लोग अपने घर वालों को क्या हो, प्रोविजंस। हाँ, एक समय पे तुम क्या थे, कंटीजेंट लायबिलिटी। अब तुम लोग क्या हो, प्रोविजन। और तुम में से जो नकारा निकला वो लायबिलिटी। समझे आप? और जो सही निकल जाएगा वो लॉन्ग टर्म एसेट बन जाएगा। समझे? आशा, अरे अगला आता है अकाउंटिंग पॉलिसी। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? बेटे ये सारी की सारी अकाउंटिंग थ्योरी आपकी ही है, कोई मैंने बनाई नहीं हुई, सब किताबों से उठाई हुई है आपकी। पढ़ो, व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी? अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब काम करने का तरीका है। कंपनी अपने बिजनेस के अंदर काम करने के लिए अलग अलग पॉलिसी सिलेक्ट करती है। इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी, डेप्रिसिएशन की पॉलिसी, स्टॉक की पॉलिसी, फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेटेड एवरेज, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, ये सब क्या है बताना, अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे सिलेक्ट करनी है ये किताबों में लिखा हुआ है? नहीं, आप अपने बिजनेस को देख के सिलेक्ट करते हो। क्या एक सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी सब पे अप्लाई कर सकते हैं? बोलो बोलो बोलो। अगर मैं बोल दूं सबको एसएलएम लगाना है, क्या सारे एसएलएम लगाएंगे? लगा सकते हैं, लेकिन जेन्युइन नहीं होगा ना। सबको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी अपने हिसाब से तय करनी चाहिए। फिर आता है जी सिलेक्शन ऑफ पॉलिसी। देखो ध्यान रखना, पॉलिसी सिलेक्ट करते समय आपको तीन मेजर बातों का ध्यान रखना है। कौन सी तीन बातें जरा पढ़ो? पहला प्रूडेंस, दूसरा सब्सटेंस ओवर फॉर्म, एंड थर्ड वन इज व्हाट इज दिस? क्या ये कहता है जी? पॉलिसी सिलेक्ट करते समय आप ध्यान रखना कि कोई ऐसी पॉलिसी सिलेक्ट ना कर लो जो प्रूडेंस को वायलेट कर रही हो। मतलब फ्यूचर की इनकम रिकॉर्ड हो रही हो लेकिन फ्यूचर के खर्चे रिकॉर्ड, तो ऐसी कोई पॉलिसी मत लेना। दूसरा आता है मेटीरियलिटी, मतलब पॉलिसी ऐसी सिलेक्ट करना कि मटेरियल ट्रांजैक्शन शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज। ऐसी पॉलिसी मत ले आना कि मटेरियल बातें दिखी नहीं रही। एंड तीसरा सब्सटेंस ओवर फॉर्म, पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म को वायलेट ना करे। व्हाट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म? ऐसे बना लेंगे जैसे पता ही नहीं है। सुना है कभी नाम या नहीं सुना? चलो सुन लो। सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है कि इन सर्टेन केसेस पोजेशन मैटर्स इन स्पाइट ऑफ द ओनरशिप। मतलब कुछ चीजों के केस में ओनरशिप से भी ज्यादा पोजेशन मैटर करती है। जैसे मैं आपको बड़ी एग्जांपल बताता हूं इसका, लीज। आप बताओ, लीज छोड़ो, आप लोगों ने कोई बाइक या स्कूटी या कार खरीदी ईएमआई पे। आप मुझे बताओ, आप कार खरीदने गए, आपको 15 लाख की कार पसंद आई, आपने 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी, बाकी इंस्टॉलमेंट करा ली और कार घर लेकर आ गए। चौड़ में चला रहे हो ना आप खुद। क्या आपके पास उस कार की ओनरशिप अभी आई है? लास्ट ईएमआई दोगे तो आएगी। ओनर आप हो या बैंक वाले हैं? अगर एक भी ईएमआई नहीं चुकाओगे तो आपसे पूछेंगे नहीं, उठा के ले जाएंगे, क्योंकि ओनर वही है। लेकिन आपके पास बताओ ओनरशिप है या पोजेशन है? कार किसकी किताबों में रिकॉर्ड होगी? आपकी। सब्सटेंस ओवर फॉर्म ऐसा कहता है, ओनरशिप से ज्यादा पोजेशन मैटर करती है। बट बेटे ध्यान रखना, पोजेशन लीगल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि यहीं से सड़क पे निकले बाहर, रेड लाइट पे एक बंदे को मुंह मारा और बैठ गए उसकी बाइक पे और उसे बोला सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ऐसी सूरत में पुलिस आपको भी उठा लेगी और बोलेगी जिसने पढ़ा है उसको भी ले गया। तो बेटे आप तो और मैं दोनों जेल चले जाएंगे। तो पोजेशन जो है वो लीगल होनी चाहिए, मतलब बोनोफाइड है। बोनोफाइड समझते हैं ना? हाँ, इन गुड फेथ। पक्का जी? तो याद रखिएगा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है दैट ओनरशिप मैटर, पोजेशन डजंट मैटर। क्लियर? उल्टा बोल गया, पोजेशन मैटर, ओनरशिप। जिसका बढ़िया पता, अंग्रेजी में अगर चेक करोगे ना, इसका अंग्रेजी में कहावत है दैट वाटर्स मैटर, बॉटल डजंट मैटर। मतलब अगर मुझे पानी पीना है तो मैं इस गिलास से पी लूं, दूसरे वाले गिलास से पी लूं या डायरेक्ट बॉटल से पी लूं, कंसेप्ट क्या है? पीना तो पानी है ना। तो बॉटल मैटर नहीं करती, बॉटल के अंदर का पानी मैटर करता। समझ मेरी बात? पक्का? तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म समझ में आया? इसमें एक एग्जांपल मैंने भी बनाया हुआ है, वैसे एक समय छोड़ कम है तो उसको व्यस्त करते हैं। एक कह रहा मजा आ जाएगा। जैसे मैं चलो बता ही देता हूं सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मेरा एग्जांपल जो याद रखने के लिए जरूरी है। आप बस बताइएगा, ठीक है? थोड़ा ऐड ऑन मत करिएगा, सिर्फ सुनते रहिएगा। आप मुझे बताइए कि इंडिया में अलग अलग धर्म है बहुत सारे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। आज तो है भी मैरी क्रिसमस। आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयां बेटे। जय संत, जय संता, जय संता किसने बोला? मैं अबे सेंटा है वो, संता कर दिया एक तो। बताओ यार सेंटा को।
थोड़ी देर बाद तो जयकारा लग जाएगा, जयकारा संत हमारा आज का, सेंटा क्लॉज है वो। तो चलिए, अलग अलग धर्म है ना इंडिया में, अलग, क्योंकि इंडिया है ही डाइवर्सिफाई, अलग अलग धर्मों का देश है। हर अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से विवाह के संपन्न होते हैं, है ना। हमारे अलग अलग हिंदू मुस्लिम एंड ऑल। हिंदू धर्म लेके चलते हैं एक बार, ठीक है, ठीक है। इंडियन धर्म के हिसाब से आप शादी कैसे मानते हैं, कैसे होती है? पहले लौंडा मस्त यहाँ तैयार व्यार होता है, मस्त, ठीक है, घर पे मेहंदी वेहंदी हल्दी हल्दी लगवाई जाती है, ठीक है ना। घर की औरतें वो पानी भरने जाती हैं गाने गाते गाते, नहीं सुना क्या आप लोगों ने? वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, कुछ भी, घड़ी घड़ोली बोलते हैं हम पंजाबी में, तो घड़ोली, हाँ, वो लेके आते हैं, लड़के को मस्त नहलाया जाता है, ठीक है, हल्दी हल्दी लगाने के बाद फिर वो मस्त तैयार व्यार होकर घोड़ी पे बैठता है और आगे लोग शराब पी के पागलों की तरह नाचते हैं। हाँ ठीक, और ये ऐसे ही होता है। उसके बाद नाचते नाचते जो है, जो रिसेप्शन की जगह पे पहुंचते हैं, ठीक है, जैसे ही बाहर आता है फिर वो रिबन कटाई होती है, अंदर आता है, अंदर आके अजीमो शाह शहनशाह गाता हुआ गाना पहुंचता है ऊपर स्टेज पे, फिर दिन शगनादा करके लड़की आती है। प्रोसीजर मालूम है ना सबको, मुझसे कोई पूरी कहानी ला रहे हो, है ना। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद 50,000 फोटो खिंचाने के बाद फिर शादी के लिए फेरों पे बैठते हैं, फिर फेरे होते हैं। आप मुझे बताओ, इंडियन मैरिज में, हिंदू मैरिज में शादी कब कंप्लीट मानी जाती है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन, जब वो घोड़ी पे बैठ के लोग पागलों की तरह शराब पी के नाच रहे होते हैं, ऑप्शन 1। ऑप्शन नंबर 2, जब रिसेप्शन के गेट पे आते हैं और आगे सालियां खड़ी होती है, जीजू आ गए, जीजू आ गए, जीजू आ। अरे हाँ, अरे रिबन कटाई के लिए जीजू आ गए, जीजू 5 लाख एक, जीजू 5 लाख एक। जीजू के पास 5 लाख एक होते तो वो शादी कर रहा होता। हाँ, एक तो इतनी अनरियलिस्टिक डिमांड होती है ना उन सालियों की, मतलब उसकी शक्ल नहीं देखेंगे कि दूल्हे की शक्ल के हिसाब से उसके 500 रुपए नहीं बनते हैं। और 5 लाख एक, जीजू 6 लाख एक, बेटे 6 लाख रुपए उसके पास होते, डिवाइड बाय 6,000, वो शादी करता। 100 times एंड प्लस क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, इट कुड बी 150 times। मतलब समझ रहे ना आप? मैं नहीं कुछ कह रहा यार, हद है। मैं इसमें तो मीम मटेरियल निकल जाएगा रिकॉर्डिंग में, तो मैं बता रहा हूं, है ना। जीजू आ गए, जीजू आ गए, दूसरा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज कि जब वो दिन शगनादा करके लड़की आती है और लौंडा ऐसे हाथ लेके ऊपर बुलाता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, जब फेरे होने के बाद पंडित जी जयमाला पहना, उसके बाद क्या बोलते हैं, सिंदूर लगाने का बोलते हैं, विवाह संपन्न हुआ। बताइए, ऑप्शन नंबर डी, विवाह संपन्न हुआ। आपको बताए चारों ऑप्शन गलत है। इंडियन मैरिज एक्ट के हिसाब से आप शादीशुदा तब माने जाते हैं जब आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होता है। आप जब तक इंडियन मैरिज में, हिंदू मैरिज के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तो आप लीगली पति पत्नी नहीं है। जबकि मुस्लिम में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहां कोई मुस्लिम अभी है? हाँ, मुस्लिम्स में ऐसा नहीं होता। इनके अंदर पढ़ा जाता है निकाहनामा। हाँ, निकाहनामा पढ़ा जाता है शादी वाले दिन ही। काजी जी आते हैं बड़ी सी किताब लेके, ठीक है, वो किताब निकाहनामा होता है। उसके अंदर बकायदा निकाहनामा में हस्बैंड और वाइफ उस समय जो होते हैं वो साइन करते हैं। जो हमने पिक्चर में देखा ना, कबूल है कबूल है, वो तो बोलना ही पड़ता है। उसके बाद निकाहनामा पे साइन होता है, दोनों का, पति का भी पत्नी का भी। और जैसे ही वो साइन होता है ना, उस दिन रजिस्टर्ड हो जाती है। उनको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, हिंदुओं को लेने की जरूरत है इंडियन मैरिज एक्ट में। अब सुनो, आपको सर्टिफिकेट लेना होता है पहले 6 महीने में, शादी के 6 महीने में। सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको रजिस्ट्रार्ड ऑफिस जाना पड़ता है। हाँ, शादी वहां जा करके आ गए, वो रिसेप्शन वो बेकार था, वो लोगों को खाना खिलाया था कल आपने। आपको रजिस्ट्रार जाना पड़ेगा, पति पत्नी 2 गवाह और एक शादी का कार्ड और 2 फोटो लेके। हाँ, ये जेन्युइन प्रोसीजर है। हाँ, पति पत्नी 2 गवाह, एक शादी का कार्ड, 2 फोटो लेके वहां जाना पड़ता है। वहां पे आपकी फोटो खिंचती है, फिर आपकी शादी रजिस्टर्ड मानी जाती है। तो पंडित जी के कहने पे विवाह संपन्न हुआ। अगले दिन आप जिसके साथ मॉरिशस गए वो आपकी बीवी, अरे लीगली नहीं है। 6 महीने में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसे एनलमेंट बोला जाता है। आप कर तो सकते हो, एनलमेंट होती है, फिर वो डिवोर्स नहीं होता, ठीक है जी। बट हाँ, ठीक है ना, 6 महीने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन पेनल्टी लगती है 100 रुपए पर डे, मैक्सिमम 10,000, ठीक है, लेना पड़ता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लीगली शादीशुदा नहीं हो, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपका कॉमन बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता, आपकी बीवी आपके आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, आपको गैस का सिलेंडर नहीं मिल सकता। ये सब बेसिक चीजें गवर्नमेंट वाले काम नहीं होंगे। हाँ, जेन्युइन बता रहा हूं भाई मैं। हाँ, आपका नहीं होगा रजिस्टर, बीवी का नाम चेंज नहीं हो सकता, सरनेम नहीं बदल सकता, बीवी का एड्रेस चेंज नहीं हो सकता, ये सारी चीजें, ठीक है जी, पक्का। अब मेरी जिंदगी में मेरे दिन था 12/12/2015, 12 दिसंबर 2015 में मेरी शादी हुई थी, ठीक है जी। आज से करीब 8 साल पहले, 8 साल, हाँ 8 बड़े साल हो गए यार।
फील लाइक 80, बट हाँ 8 साल पहले मेरी शादी हुई थी, ठीक है, 12/12/2015, और आज तारीख कौन सी हो चुकी है, 25 दिसंबर 2023। मैंने आज तक सर्टिफिकेट नहीं लिया, मेरे पास मेरी मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं है। अब सच बताना, लॉ भी पढ़ते हो आप लोग, सीए फाउंडेशन के बच्चे हो, कल को आप सीए बनोगे, आप मुझे बताओ क्या लीगली मैं पति हूं? हैं? क्या मैं ऑन पेपर उस औरत का पति हूं? है ना, बोलो। लेकिन क्या मेरी औकात है बोलने की उसको? कारण बताओ भाई, चाहे ओनरशिप नहीं है उसके पास, मेरी पोजेशन तो है 8 साल से, और मैंने वो शादी में नाच नाच के लोगों को शराब पिला पिला के, बताओ लीगली दिए नहीं दिए उसको? बोनोफाइड दिए? मैं ही गया था जीवो शायद से के ऊपर तक, है ना, और मेरे आगे भी आई थी, जीजू आ गए, जीजू आ गए, है ना। मैं ऐसे जबरदस्ती तो हुई नहीं मेरी शादी। तो बताओ उसके बाद जो मेरी पोजेशन है वो मालाफाइड है, बोनोफाइड है, और 8 साल से पोजेशन है। बताओ क्या मानो ना मानो, मैं पति हूं ना? बोलो कौन से एक्ट की वजह से? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है? ओनरशिप मैटर नहीं करती। तो मैं ना चाहते हुए भी कितनी भी चालाकी कर लूं, लेकिन मैं पति हूं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म ने बना दिया मुझे पक्का, लेकिन मैं बहुत तेज हूं, मैंने जानबूझ के नहीं लिया था। हाँ, देखो मैं सोच रहा हूं बोलूं या ना बोलूं, मैंने जानबूझ के नहीं लिया था, क्योंकि अगर सर्टिफिकेट ना हो और तलाक हो जाए तो आपको अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं देना होता। ये बहुत अच्छा मेरे पिताजी ने पता है शादी के अगले दिन से बोलना शुरू कर दिया, सर्टिफिकेट ले लो, सर्टिफिकेट ले लो। मैंने बीवी को बोला तुझे विश्वास नहीं है मेरे पे? तुझे हमारे प्यार को एक कागज पर डाल देगा? 4-5 बढ़िया सी लाइनें मारी, वो कही हाँ हाँ हाँ, हम थोड़ा सा अलग सोचेंगे दुनिया से, हमें नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। पागल है वो पगली मेरे प्यार में पागल थी मान गई, मैंने बेवकूफ बना दिया। ठीक है, प्लान मेरा ये था कि देखो भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो जाए छोड़ छाड़ना, तो कम से कम जायदाद तो ना देनी पड़े। लेकिन पता है इसका भी एक थोड़ा सा वो है कि जिस दिन आपका बच्चा पैदा होता है और उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उस दिन आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप पति पत्नी बन जाते हो टीम। तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब हिस्सा भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस दिन के बाद से, जिस दिन वो हुआ है 2020 से, फिर मैं थोड़ा सा बैक स्टेप पे आ गया हूं। अब वो बोलते हैं तलाक, मैं कहता हूं नहीं पागल है कि पगली, मैं सुधर जाऊंगा उससे पहले बोलती थी तलाक, मैं कहता था देख ले तू अपना अब नहीं कहता मैं, अब कहते तलाक नहीं, तलाक के साथ साथ आधी जायदाद भी तो है बेटे, और जैसी वो औरत है वो 75% ले लेगी। चलिए क्लियर है, बताइए। अगला आता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बात खत्म। बताओ क्या अकाउंटिंग पॉलिसी को बदला जा सकता है? हाँ। कैसे बदला जा सकता है? अगर इट इज रिक्वायर्ड अंडर लॉ, स्टैच्यू मतलब लॉ में बताओ पॉलिसी बदल गई तो क्या पॉलिसी बदलनी पड़ेगी? हाँ। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आ गया तो बदलनी पड़ेगी? हाँ। या बेटर प्रेजेंटेशन के लिए भी बदला जा सकता है। यह है आपकी पूरी अकाउंटिंग थ्योरी। आ सकता समझ में आओगे? ट्रू फॉल्स वाली कहानी समझ में आई? जल्दी बताओ पक्का। इसके अलावा नीचे मेरे पास कुछ ट्रू फॉल्स हैं, ऑलमोस्ट 57 के आसपास हैं, और सबके आगे उसका आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखो सबके आगे उसका आंसर लिखा हुआ है, देखो आने तो दो इसको, अबे आजा, बस बस बस, ये देखो सबके आगे मैंने आंसर लिखा हुआ है। देखो एफ मतलब फॉल्स, अगला ट्रू। तो आप इसको एक बार आराम से पढ़ सकते हैं, पहला पढ़ के देख लो। देखो द कंसेप्ट हेल्प्स इन कीपिंग द बिजनेस अफेयर फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्सनल अफेयर ऑफ ओनर इज कॉल्ड एज मैचिंग कंसेप्ट। बताओ फॉल्स क्यों? बिजनेस एंटिटी कहता है ना कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन। एंटिटी कंसेप्ट मींस एंटरप्राइजेस इज लायबल टू द ओनर फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर। ट्रू। बताओ क्यों? वही तो कहता है बिजनेस एंटिटी, उसी की वजह से तो कैपिटल लायबिलिटी है। अक्रूवल मींस रिकॉग्नाइजेशन एज मनी इज रिसीव्ड और पेड, नॉट व्हेन द रेवेन्यू इनकर्ड। बताओ फॉल्स का, ये कैश बेस ऐसा कहता है। अक्रूवल कहता है व्हेन इनकर्ड तब रिकॉर्ड करो। क्लियर है ना? आना बोलो पक्का, ये सब मैंने डिस्कस कर दिया। कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस कहता है दैट नो चेंज शुड बी काउंटेड अनलेस इट इज मटेरियल। बताओ फॉल्स। कंजर्वेटिज्म थोड़ी बोलता है, मटेरियल ये बात बोलता है। हाँ ना बोलो। कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इंप्लाई नॉन फ्लेक्सिबिलिटी एज नॉट अलाउड टू इंट्रोडक्शन एंड इंप्रूव द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। क्या कह रहा है बताओ? कह रहा है कंसिस्टेंसी कहता है नई पॉलिसी ला ही नहीं सकते, चेंज कर ही नहीं सकते, फ्लेक्सिबल हो ही नहीं सकते। फॉल्स। हो सकते हैं ना, मैंने पढ़ाया ना 3 कारणों से बदल सकते हैं। लॉ में बदलाव आ गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बदलाव आ गया, या बेटर प्रेजेंटेशन। बदल सकते हैं ना? हाँ ना बोलो।
बोलो। Materiality depend only up to the amount of the item and not about the size of the business, nature and level। कह रहे जी materiality का मतलब होता है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ आइटम पे, नेचर ऑफ आइटम पे भी। मतलब कह रहे सिर्फ अमाउंट से मेटेरियलिटी जज नहीं होता। मेटेरियलिटी मतलब होता है इंपॉर्टेंट नेचर। इंपॉर्टेंट नेचर सिर्फ अमाउंट से जज होता है नहीं, नेचर से भी जज होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं जरा सुनो। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में ना ग्रांट मिली है मुझे, ग्रांट समझते हैं ना, डोनेशन, गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है। बट ग्रांट मिली, मेरी कंपनी की टर्नओवर है 300 करोड़, ग्रांट मिली है 5 लाख। अब मैं अपने अकाउंटेंट को कह रहा हूं कि यार 5 लाख ही तो है, छोटी अमाउंट है, अदर एक्सपेंस में दिखा दे, अलग से मत दिखाओ। पता आपको मैं गलत बोल रहा हूं, कारण बताओ क्या? अमाउंट मैटर नहीं करती, नेचर बताओ क्या मिली है। क्या ये बात इन्वेस्टर को बताना जरूरी है? हाँ, इन्वेस्टर को ये मैटर नहीं करता कि कितना मिला, वो ये मैटर करता है कैसे मिला। क्या मिला है बताओ? ग्रांट। तो इन्वेस्टर आप में से कोई ना कोई मान लीजिए सर ही उठ के पूछने लग जाए कि भैया ये इस बार मिली है, पिछली बार क्यों नहीं मिली, और ये ग्रांट 5 लाख ही क्यों मिली है, ज्यादा क्यों नहीं मिली, और क्या ये ग्रांट बाद में भी मिलेगी? बताओ, इन्वेस्टर को पता होना चाहिए ना बात। तो बताओ क्या मैटर करता है, अमाउंट या नेचर? तो कह रहा है अमाउंट भी मैटर करता है, नेचर भी मैटर करता है। ट्रू है फॉल्स? हाँ, समझ रहे बात? तो हर चीज का ना सिर्फ अमाउंट मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप घर जाएं और पापा की पैंट में से 100 रुपए उठा लें, ठीक है जी, और पापा ये चोरी करते हुए आपको पकड़ ले, तो पिताजी आपको ये कह के छोड़ देंगे कि चल 100 रुपए ही तो हैं, कुछ नहीं होता, जिस दिन 2000 का नोट निकालेगा उस दिन टांगे तोड़ूंगा। आप मुझे बताओ पापा का ये कहना सही है? 100 रुपए चोरी करना, कम चोरी करना मैटर करता है या चोरी करना मैटर करता है? भाई वो चोरी कर रहा है यार, आज 100 कर रहा है, अगले दिन 2000 उठाएगा, अगले दिन चाकू मार देगा। अरे लेवल ऑफ प्रोग्रेस तो देखो बच्चे का। समझे ना? तो इट्स नॉट दैट अमाउंट मैटर, दैट नेचर मैटर। चोरी करी है भाई उसने, तो ये मत देखो कि 100 रुपए ही चोरी करे, कुछ नहीं होता, चलो बच्चा तो अच्छा ही है, 100 रुपए ही तो करे, क्या हो गया, सिगरेट ही पीनी हो। समझ रहे आप? आज सिगरेट के लिए 100 रुपए उठा रहा है, कल 2000 रुपए के लिए शराब पिएगा, कल को 6000। पॉइंट से आज 100 रुपए, कल को 2000, फिर 6000। समझ आप? फिर 6 समझ पक्का जी, काली समझ। तो दैट नेचर मैटर। क्लियर है? आना बोलिए, कर लेंगे पक्का। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपको अभी प्रोवाइड कराता हूं। 57 के करीब ये है, 70 और है, टोटल 150 करीब मान लो। इसके बाद ट्रू फॉल्स नहीं आएंगे, ठीक है। बट फिर भी मैं ना ट्रू फॉल्स में कभी भी ना वादा नहीं करता, क्योंकि ट्रू फॉल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी थ्योरी नहीं आएगी इससे बाहर। जो मैंने बोला थ्योरी यही है जो मैंने कराई, थ्योरी के इसके आगे एक भी पार्ट नहीं है। अब मेरे को आपको दिखाना था एमटीपी वाला पॉइंट, उसके लिए आप मुझे 1 मिनट दीजिए। A check 1600 in favor of Y Supplies Limited was omitted by the bank from the statement. The check was debited to the another customer account. हाँ, क्या हुआ? हमने चेक इशू किया था, बैंक ने हमारे अकाउंट से नहीं निकाला, किसी और के अकाउंट से निकाल दिया। कैश बुक कम हो गई, पासबुक कहीं की नहीं है। तो इसको बढ़ाएंगे ना, कैश बुक स्टार्टिंग है तो कम कर देंगे। हाँ जी। MTP 1 देख लीजिएगा एक बार, सर चलने दो। MTP 1 देख लीजिएगा। MTP 1 में मैं आपको बढ़िया पॉइंट दिखा देता हूं, बस जो बढ़िया वाला आया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये इन्वेंट्री का क्वेश्चन है, ये स्टडी मटेरियल का इन्वेंट्री का क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम डिट्टो। इसमें कुछ नया नहीं, मैं सिर्फ आपको बढ़िया वाला दिखाता हूं यार। इसमें एक बढ़िया वाला दिखा था मेरे को। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। एडीडी करा है ना हम लोगों ने, ये एडीडी का क्वेश्चन है क्या? बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, बट इसको समझो, इसकी लैंग्वेज बड़ी ट्रिकी है। कह रहे जी ये 4 हमारे पास बीपी हैं, 4 बीपी है हमारे ड्रॉइंग है। पहला वाला है 9 अप्रैल का, अगला 18 अप्रैल, अगला 25 मई और अगला वाला
5 जून। पहले वाले की ड्यू डेट है 4 महीने। पहले बताओ ड्यू डेट क्या मानी जाएगी, 9 अप्रैल या 4 महीने प्लस 3 दिन? यानी अप्रैल में, जून गया, जुलाई गया, अगस्त आ गया। अगस्त की 4, 5, 9, 10, 11 गई। बताओ कौन सी हो गई? 12 अगस्त। ऐसे सबकी ड्यू डेट निकाल लोगे। ड्यू डेट के बाद एडीडी निकाल लोगे। वो एडीडी कौन सी रेट होती है बताओ? जिस दिन पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। अब वो पता क्या कह रहा है? कह रहा है जी इन सारे बिल को मिला लो, इन सबका टोटल देखो, 3000, 5500, 3000, 6000, इन सबका टोटल पता क्या बनेगा? 17500। क्या बनेगा बताओ? वो कह रहे जी 17500 के पुराने सारे बिल करो कैंसिल और नए 2 बिल बना दो, एक 10,000 का और एक बचा हुआ कितना पैसा बच गया? 17,500 में से 10 गया तो 7,500 प्लस इंटरेस्ट। कितना बना दो? एक कितने का बनेगा? 10,000। एक क्या बनेगा? 7,500। पहला वाला बिल जो बनेगा ना वो 1 जुलाई से एग्री हुआ है, कितने महीने का बनेगा? 4 महीने का। कितने महीने का बना हुआ तो गिनना जरा, 1 जुलाई से 4 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर चला गया, कौन सा आ गया? नवंबर। नवंबर की 1, 2, 3 गई, कौन सी? तो 10,000 वाले की 4 नवंबर और अगले वाले की 1 जुलाई से 6 महीने। कितना जरा 1 जुलाई से 6 महीने? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर चला गया, डेट आ गई जनवरी। जनवरी का 4 जनवरी। अब मेरी बात सुनो, रट्टा नहीं, 17,500 की एक एडीडी आ जाएगी। हाँ ना बोलो। उस एडीडी तक कोई इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा? पहला इंटरेस्ट निकालना 10,000 पे उस एडीडी से लेके पहले वाले बिल की कौन सी ड्यू डेट है बताओ? 1 जुलाई से 4 महीने गिन, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर गया, कौन सी हो गई? 4 नवंबर। एडीडी से लेके 4 नवंबर तक का इंटरेस्ट निकाल लोगे 10,000 पे। फिर अगला इंटरेस्ट निकालना एडीडी से लेके अगला वाला था 4 जनवरी तक पे, 2 इंटरेस्ट आ जाएंगे, वो दोनों इंटरेस्ट 7,500 में जोड़ देना। समझे नहीं समझे? पहले एडीडी निकालो, निकल जाएगी एडीडी। हाँ ना बोलो। उस एडीडी से पहला इंटरेस्ट निकालो 10,000 का 4 नवंबर तक, अगला इंटरेस्ट निकालो 7,500 का 4 जनवरी। कहां से कहां तक? एडीडी से 4 नवंबर, एडीडी से 4, 2 इंटरेस्ट निकलेंगे इसमें, एक 10,000 पे, एक 7,500 पे। कर लोगे? आना बोलो। और जो दोनों इंटरेस्ट जोड़ के कौन से वाले बिल में डालना? सेकंड वाले बिल, बस। हाँ जी सुना, नेट ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। कोई नहीं सर, मेरे से ले लेना। मैं रोने लाने वाली कोई बात ही नहीं है। 2-3 रुपए के लिए आप रो रहे हो, मेरे से ले लेना सर। अभी दूं? ये पढ़ो, ये भी अच्छा पॉइंट है। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, कह रहा है परचेज में इंक्लूड है इतना सेल रिटर्न। ये तो वैसे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। परचेज में इतना सेल रिटर्न है, बताओ परचेज से हटा के सेल में से माइनस, और सेल में इतना परचेज रिटर्न है, सेल से हटा के। तो पता है जब आप दिखोगे ना तो आपको ऐसे दिखेगा ट्रायल बैल ट्रेडिंग में, परचेज में से माइनस परचेज रिटर्न माइनस सेल रिटर्न। तो घबरा मत जाना दोनों माइनस क्यों रहे, क्योंकि सेल रिटर्न गलती से था, उसे हटा रहे हैं, बस यही पॉइंट था इसमें। ये तो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है सेम एनपीओ का, और ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। बस जी एमटीपी 1 में तो यही था और कुछ नहीं था। ये कौन सी पढ़ी थी मैंने? एमटीपी बेकार है वो, छोड़ दे वो, छोड़ दे बोल रहा हूं, छोड़ दे। बाबू पूरे पेपर में ना एक 10 नंबर का क्वेश्चन ऐसे मान के चल जो हो सकता है आउट ऑफ दी चला जाए, ठीक है? बस तेरे को पहले शुरू के 15 मिनट में वही तो करना है, तेरा चॉइस ही 15 मिनट में ही है। एमटीपी नंबर 2 में कोई नहीं यार, एमटीपी नंबर 2 में कोई ऐसा नहीं है जो उल्टा सीधा, एक ही है। हाँ सॉरी, एक ही है। आपसे कह रहा है जी पास दी क्लोजिंग एंट्रीज मांग रहा है। अब ये क्लोजिंग एंट्री कहने को करा है, बहुत आसान है। आप बस मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में कहां पे आता है? 2 बाय चाहिए मेरे को, कहां पे आता है? 2 में परचेज, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, एंट्री बना दो। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 2 ओपनिंग, 2 परचेज, 2 कैरेज, 2 वेजेस, हो गया। सेल कहां पे आता है? बाय में। और रिटर्न इनवर्ड, अरे सेल में से माइनस, नेट कर लेना। रिटर्न आउटवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आता है? बाय में। एंट्री बता क्या बना दोगे? सेल, क्लोजिंग स्टॉक, 2 ट्रेडिंग, और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के क्या हो जाएगा बताओ? ट्रेडिंग 2 ग्रॉस प्रॉफिट। 3 एंट्री डालनी हो जाएंगी, बस। इसको क्लोजिंग एंट्री। अबे है बहुत आसान, लेकिन बच्चा देख के समझ नहीं पाता ना करना क्या है।
समझ गए? बट इतना याद रखना, रिटर्न इनवर्ड को सेल में से हटा देना, रिटर्न आउटवर्ड को परचेज, उसके बाद एंट्री डालना। कर लोगे? हाँ ना बोलो, बस दैट्स इट। 5 नंबर गए तो बहुत सारे कर लिए हमने यार। क्लियर है? हाँ ना बोलिए, पक्का? यहां जाके समाप्त होता है। अब आखिरी 10 मिनट मुझे उसको बोलने तो सुन लीजिएगा। पेपर जब आप अटेम्प्ट करने जाएंगे 31 तारीख को, तो शुरू के 15 मिनट मिलेंगे आपको रीडिंग टाइम, ठीक है? उस 15 मिनट में आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? जैसे पेपर का फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी नेचर, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 5 में से कितने करने हैं? 4। तो आपको शुरू के 15 मिनट में क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखना, छूना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 कौन से नेचर का है बताओ? मैंडेटरी। क्या इसमें चॉइस है या करना ही करना है? अब जिसके साथ रहना है उसके साथ तो रहना ही है, ठीक है? ये तो वो वाली वो हो गई ना जिसके साथ पापा ने ब्याह दिया। अब इसको तो चाहे ऐश्वर्या निकले चाहे उर्फी, रहना तो उसी के साथ ही है अब, ठीक है ना? अरे यार समझ गए ना? तो उसके साथ तो रहना ही रहना। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो देखना ही नहीं है। तो अगले 15 मिनट के अंदर जो रीडिंग टाइम मिल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 को सबको एक एक बार पढ़ो 15 मिनट में, बड़े आराम से। ऐसा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस देखते जाओ कौन से चैप्टर से आया। हर बच्चे को ना इस समय पेपर में बचे हुए 5 दिन, आपको अपनी औकात पता है। आपको पता है कि मेरा कौन सा चैप्टर बहुत स्ट्रांग है, कौन सा चैप्टर मुझे देख के ही थोड़ी सी हिचकी आनी शुरू हो जाती है। सबको पता होता है, हर किसी बच्चे को पता होता है। तो आप ना बस अपने वो 2 क्वेश्चन ढूंढ लो जो आपको पता है कि यार गलत नहीं हो सकते। जैसे किसी का कोई तो स्ट्रांग होगा ना, आपका BRS स्ट्रांग होगा, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन, कंसाइनमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 2 चैप्टर तो स्ट्रांग होंगे ही होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता 2 चैप्टर स्ट्रांग ना हो। तो बस पता है क्या करना, उस 15 मिनट में वो 2 क्वेश्चन ढूंढ लेना, वो 2 क्वेश्चन। अब टारगेट क्या पता है आपका? जैसे ही आपका पेपर का राइटिंग टाइम शुरू हो जाए, सबसे पहले 1 घंटे में वही 2 क्वेश्चन करने। वो 2 क्वेश्चन 20-20 नंबर के होंगे, 40 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है जी? अब आपका टारगेट है कि अगले आधे घंटे में 1 क्वेश्चन और कर लो, कुछ भी कैसे भी करके 3 क्वेश्चन बढ़िया वाले ढूंढ लो। जैसे ही आप अपना 1.5 घंटे में 60 नंबर तक पहुंच जाओगे ना, उसके बाद आपको अकाउंट्स में फेल होने से कोई फेल कर, क्या उल्टा हो गया, कोई पास होने से रोक नहीं सकता, कोई पास होने से नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल फेल नहीं कर सकता। अब आप पास हो गए। अब आपके 1.5 घंटे बाद आप पास हो। अब आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए जो एक्स्ट्रा 10-20 नंबर चाहिए ना, उसका गेम रह गया खाली, ठीक है? और वो पता है कौन दिलवा देगा? बड़े आराम से पता है, क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में से 12 नंबर क्या है? ट्रू फॉल्स। 4 नंबर क्या है? थ्योरी। तो वो 16 में से ऐसा हो ही नहीं सकता कोई ट्रू फॉल्स आता ना। बस ये 15 दिन तक, ये जो 5-6 दिन बच्चे ना, ये थ्योरी 2-3 बार पढ़ लेना, मेरी ट्रू फॉल्स को एक बार नजर मार लेना। आपको पूरे ये 16 नंबर तो मैं वादा करता हूं सेम एज इट इज आएंगे मेरे वाले सेम। लेकिन ये पहले नहीं करने, इनको तो देखना ही नहीं है। ये वो 16 नंबर है जो हमारे इको, लॉ, मैथ्स में जो कम पढ़ेंगे ना, ये उसमें बेनिफिट आएगा। आपको शुरू के 1.5 घंटे में पास होना है। तो पहला टारगेट क्या है? पहले 2 क्वेश्चन ऐसे ढूंढना है जो गलत नहीं होने चाहिए, बस, ठीक है जी? हाँ, बस एक चीज याद रखना, ऐसे नहीं करना है कि क्वेश्चन 2 का A पार्ट पहले कर लिया, फिर 3 का B कर लिया, फिर 4 का A कर लिया, फिर उसको बोला जा ढूंढ। ऐसे नहीं करना बेटे, उसको रुलाना नहीं। 2 के जितने पार्ट करने। अब लेकिन पेपर करते समय ना थोड़ा बहुत ऐसे भी हो सकता है कि 2 का A आता होगा आपको, B में थोड़ा डाउट होता होगा, 3 का A आ रहा है लेकिन B का डाउट हो रहा है। ऐसी सूरत में ना आप अगर कोशिश कर सको तो 2 का A कर लिया, B की जगह छोड़ दो, 3 का A कर लिया, B की जगह छोड़ दो। समझ रहे? जो आपको बस ऐसा लेके चलना कि पहले 1 घंटे में आपके 40 नंबर ऐसे होने चाहिए कि एग्जामिनर क्या कोई भी आ जाए, माइकल लाल अगर चेक करने लगे तो टिक 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 जाए, बस वो 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको लाते ही कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो जाएगा। देखो सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। बच्चे को पास होना बहुत आसान होता है। 100 में से आपको कम से कम 60 नंबर तो स्टडी मटेरियल में से आएगा एज इट इज। 60 तो मैं मिनिमम बोल रहा हूं, ज्यादा भी हो सकता है। तो पास होना बहुत आसान है। सिर्फ हालत पता है कैसे खराब होती है? तरीके से। आप पेपर में बैठे, आपने पहला क्वेश्चन उठा लिया फाइनल अकाउंट या NPO, ठीक है जी? आपको लगा ये तो बच्चों वाला है, मैं तो कर दूंगा, ठीक है? आपने करने बैठे, आता भी था आपको, आपने करते करते समय ध्यान नहीं दिया, आपको 45 मिनट निकल गए लेकिन बैलेंस शीट अभी भी मैच नहीं हो रही। अब इसके बाद आपके पास ना गंदे गंदे ख्याल आने शुरू होते हैं कि सुन 6 महीने में क्या ही हो जाता है, 6 महीने अभी हैं तो सही मेरे पास, और है ना, क्या ही बिगड़ जाएगा 6 महीने में। 6 महीने का मतलब 180 दिन है ना, उसमें 90 रातें 90 दिन, क्या ही है 180 दिन, है ना? आप गलत गलत अलग अलग रास्तों में सोचने बैठ जाते हैं। यही आपको ना अपना दिमाग अलग तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि पहले 1 घंटे में 40 नंबर, अगले आधे घंटे में 20 नंबर, बस 60 नंबर जब 1.5 घंटे में हो जाएंगे ना, तो अगले 1.5 घंटे में आप 2 बंदों का पेपर अलग सॉल्व कर लोगे, इतना टाइम बचेगा और कॉन्फिडेंस इतना लेवल पे आ जाएगा। आप बस ये स्ट्रेटेजी मेरी वाली फॉलो करना, ठीक है जी?
कहानी समझ में आई पक्का? और आराम से ठंडे दिमाग से करना, पास बड़े आराम से हो जाओगे। सारा खेल है बस पेपर को सिलेक्ट करने का, ठीक है जी पक्का। अब मैं आशा रखता हूँ आपको समझ में आया होगा। पेपर बहुत बढ़िया से देके आइएगा, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। और जल्दी नंबर ले आना थोड़े से, ठीक है जी। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।